वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के सेशन के अंदर देखेंगे कि पाइथन के थ्रू आप MySQL को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसकी कनेक्टिविटी करने के लिए आपको क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पे MySQL सर्वर को। तो या तो आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो डाउनलोड MySQL और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे MySQL को डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसके थ्रू डाउनलोड करोगे ये कमांड लाइन के थ्रू चलेगा। मैं यहाँ पे आपको रेफ़र करूँगा कि आप XAMPP को डाउनलोड करो। तो XAMPP जो है ये एक सर्वर है। बेसिकली 3 तरह के आते हैं, एक XAMPP, एक WAMP, एक MAMP। तो जो WAMP है, अगर मैं यहाँ पे W लिख दूंगा, ये सिर्फ विंडोज़ के लिए काम करता है। W स्टैंड फॉर विंडोज़। अगर मैं यहाँ पे LAMP लिख देता हूँ, L स्टैंड फॉर लिनक्स। अगर मैं यहाँ पे MAMP लिख देता हूँ, M स्टैंड फॉर जो कि पर्टिकुलरली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है। जो XAMPP है X, ये आपका हर एक उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलेगा, चाहे आप विंडोज़ यूज़र हैं, चाहे लिनक्स यूज़र हैं, चाहे आप मैक यूज़र हैं। तो विंडोज़ के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है और मैक यूज़र वो भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो X स्टैंड फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इसको हम रन कर सकते हैं, और चाहे विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्जन 8.0 है, PHP वर्जन 8.1 है, 8.2 है। तो आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इसकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए इसको डाउनलोड करके रख लिया। अब जैसे इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से येस पे क्लिक करेंगे। तो जो मैंने अभी डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे भी देखो उसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। उसको कैंसिल कर देते हैं, ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे इस पे ऊपर क्लिक किया, इसके बाद क्या होगा, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। पहले नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, MySQL चाहिए, आपको FileZilla, ये FTP सर्वर होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तभी आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना, जस्ट नेक्स्ट 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 करके आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। किस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, C ड्राइव के अंदर XAMPP नाम का यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर ये मेरा XAMPP है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे XAMPP की जो इंस्टॉलेशन है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो इसने जिस डायरेक्टरी को चूज़ किया है वो हमने C ड्राइव के अंदर, यहाँ पे C ड्राइव के अंदर जाएंगे, यहाँ पे XAMPP नाम का फोल्डर देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर अब इसकी सारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब XAMPP को जो भी हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे इसका XAMPP control.exe नाम की फ़ाइल है। इसके थ्रू हमारा XAMPP जो है ये एक सर्वर भी है, ये एक लोकल सर्वर की तरह काम करता है। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपने माइट भी XAMPP को यूज़ किया होगा। लोकल होस्ट सर्वर इसको बोलते हैं, कि आपके सिस्टम को ही एक सर्वर में क्रिएट कर देता है। तो वो भी दिखाऊंगा कैसे आप सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, बट हमें मेनली इसको यूज़ करना है MySQL के लिए। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, जब तक ये इंस्टॉलेशन होती है तब तक यहाँ पे हम कुछ और बातें करते हैं MySQL के रिलेटेड। सो यहाँ पे चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो XAMPP की जो यहाँ पे फुल फॉर्म है X, तो मैंने बता दिया कि जो X स्टैंड्स फॉर कि ये आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है। A स्टैंड्स फॉर अपाचे। अपाचे जो है वो एक वेब सर्वर है। उसके बाद MariaDB, ये डेटाबेस है। उसके बाद PHP आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसके बाद पर्ल भी जो है ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये जो पर्ल है ये आपकी सर्वर साइड पे यूज़ होती है। कोई भी अगर आपको वेब होस्टिंग बनानी है तो उसके लिए पर्ल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। ऐसी आपकी पाइथन है, वो भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होती है बेसिकली जो डायरेक्टली रन होती है, उसको कंपाइल नहीं किया जाता। जैसे C या C++ थी, उसमें हमें कोड को कंपाइल करते थे, फिर उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनती थी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट फाइल को रन करते थे। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डायरेक्ट रन होती हैं, जैसे पाइथन है, PHP है, पर्ल है। तो डेटाबेस यहाँ पे हम MySQL को यूज़ करने वाले हैं। सो वेट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन होने तक की। तो XAMPP का जो सर्वर है यहाँ पे उसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हमारे पास कि आप उसका कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका जो कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और ये इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपाचे को स्टार्ट कर सकते हैं, MySQL सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, FileZilla जो FTP सर्वर है, ऐसी Tomcat, Mercury है जो जावा के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं। एंड एक मैथड मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे C ड्राइव के अंदर, XAMPP के अंदर एंड यहाँ पे XAMPP कंट्रोल के ऊपर क्लिक करके तो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, या आप सर्च के अंदर यहाँ पे XAMPP टाइप करेंगे तो भी इसका कंट्रोल पैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो मल्टीपल वेज हैं आपके पास, आप कैसे भी इसको ओपन कर सकते हैं।
तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं ये कैसे रन होगा, कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो अपाचे सर्वर और MySQL है वो इंस्टॉल हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे इसकी सर्विसेज को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करेंगे तो अपाचे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसके पोर्ट नंबर आ जाएंगे। पोर्ट नंबर 80 मतलब वो HTTP सर्विस ऑन हो चुकी है। पोर्ट नंबर 443 आपकी HTTPS सर्विस जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब आपकी वेबसाइट HTTP एंड HTTPS दोनों पे वर्क करेगी। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे MySQL सर्वर को यहाँ पे अलाउ कर देंगे इसके एक्सेस को। यहाँ पे mysqld.exe करके आपके टास्क मैनेजर में ये आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप उसकी प्रोसेस आईडी देख सकते हैं विच इज़ 6208 एंड ये जो पोर्ट नंबर पे काम करता है दैट इज़ 3306। अब यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लोकल होस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसने उसके अंदर यहाँ पे शो कर देगा। तो इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर कहाँ से उठा लिया है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ एंड हम मैन्युअली टाइप करके देखेंगे इसको। तो क्लोज़ करते हैं, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है यहाँ पे इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो XAMPP है वो यहाँ पे शो कर देगा। XAMPP, अपाचे, MariaDB, PHP एंड पर्ल, मतलब कि हमारा जो XAMPP सर्वर है वो यहाँ पे रन हो चुका है। उसके बाद अगर मेरे को डेटाबेस इसमें रन करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश, यहाँ पे लिखेंगे PHP, यहाँ पे लिखेंगे माई एडमिन। तो जैसे ही PHP माई एडमिन लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो MySQL सर्वर है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो अब मेरे पास MySQL सर्वर भी है प्लस मेरे पास अपाचे सर्वर भी है जिसके अंदर आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। ये हमने देख ली इसकी इंस्टॉलेशन और कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे इंस्टॉल करना है। अगर मैं ये सर्विसेज यहाँ से स्टॉप कर दूँगा, अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा सर्वर का कनेक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इसी से आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपका अपाचे चल रहा है और MySQL चल रहा है या नहीं चल रहा है। जैसे इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। और इसको वेरीफाई, तीसरा मेथड है वेरीफाई करने का। जो भी आपका वाईफाई के साथ आप कनेक्टेड हैं और जो भी उसका IP एड्रेस है, जैसे मेरा IP एड्रेस है 192.168.1.5, आप इसको जरूरी नहीं है कि आपको लोकल होस्ट लिखना है, आप 192.168.1.5 भी अगर आप लिखेंगे तो भी आपका ये जो लोकल होस्ट जो आपका सर्वर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। या आप इसको अगर ये सेम IP आप अपने फ़ोन के ऊपर भी डालते हैं तो आपको एक बार अपने सिस्टम का IP चेक करना पड़ेगा जिस PC के ऊपर ये आपका अपाचे चल रहा है। वही सेम IP जब आप अपने मोबाइल पे या किसी दूसरे लैपटॉप पे अगर वो सेम IP डालेंगे आपको सेम चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ देखने को मिलेगी। बिकॉज़ यहाँ पे क्या हुआ है आपके उसने इस सिस्टम को, आपकी जो PC या लैपटॉप है उसको उसने एक सर्वर बना दिया है और इस सर्वर को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे कि कैसे हम पाइथन के साथ इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे पाइथन की कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं XAMPP सर्वर के साथ। तो लास्ट के सेशन में हमने देखा था कि हमने XAMPP को इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन पैनल दोनों को यहाँ पे रन करके चेक किया था। और जहाँ पे हमने डेटाबेस स्टोर करेंगे, डेटाबेस को कैसे प्रोसेस करेंगे, डेटाबेस को कैसे रीड करेंगे, राइट करेंगे, अपडेट करेंगे, जो भी करंट ऑपरेशंस लगाएंगे वो सारे हम PHP माई एडमिन के अंदर लगाएंगे। वो हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसके बाद चेक भी कर लिया था। अब हम बात करेंगे कि कैसे जो भी अब हम डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे वो मैन्युअली तो करेंगे नहीं, हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए और वो चाहे जावा हो, PHP हो, पाइथन हो। तो हम यहाँ पे पाइथन को चूज़ कर रहे हैं। अब एज अ डेटा साइंटिस्ट मेरा रोल है कि पाइथन के थ्रू मैं डेटाबेस को रीड करूँ और उस डेटाबेस में से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालूँ और उसको एनालाइज करूँ। तो एनालाइज करने के लिए मैं डेटा साइंस की लाइब्रेरीज को यूज़ करूँगा, लेकिन डेटाबेस से आएगा कैसे हमें वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो डेटाबेस को कवर करूँगा वो मैं करूँगा प्रॉपर एक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन डेटा साइंस में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपको डेटाबेस को रीड कैसे करना है, उसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको एक्सेल फॉर्मेट में कैसे लेके आना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको विजुअलाइज कैसे करना है और उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैसे लगाएंगे। तो अभी हम इसको प्रॉपर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। डेटा साइंस के अंदर सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट है MySQL का कि डेटाबेस को कैसे रीड करना है। तो MySQL का मतलब होता है यहाँ पे SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स में, जिसको रिलेशनल डेटाबेस बोला जाता है। तो इसको बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। या आप मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए भी कोई भी आपको डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप Gmail के अंदर अकाउंट बना रहे हैं तो आप साइनअप कर रहे हैं अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, स्टेट,
फ़ोन नंबर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो बेसिकली एक डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस है, 100 से ऊपर डेटाबेस होंगे कि आप किस तरह का डेटाबेस यूज़ करते हो। अभी तो हम ये SQL MySQL डेटाबेस की बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारे डेटाबेस है, HBase है, उसके बाद कैसेंड्रा है, MongoDB है, n नंबर ऑफ डेटाबेसेस आर देयर, बट सबका कॉन्सेप्ट सिमिलर सा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत सिंटेक्स अलग हैं। तो अगर आपको पता लग गया कि डेटा में से कैसे डेटा स्टोर किया जाता है, कैसे रिट्रीव किया जाता है, कैसे उसके बाद उसको कुछ अपडेट किया जाता है, क्या डिलीट किया जाता है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। तो इसके लिए हमें XAMPP सर्वर को डाउनलोड किया था और उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल कर लिया था। इंस्टॉल करने के बाद हमने यहाँ पे दोनों सर्विसेज ऑन कर दी थी। अब पाइथन की कनेक्टिविटी मेरे को XAMPP के साथ करनी है, तो पाइथन की कनेक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। पैकेज का नेम है MySQL कनेक्टर पाइथन। तो कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम पिप कमांड को यूज़ करते हैं, दैट इज़ पाइथन इनलाइन पैकेज मैनेजर। पिप के थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे MySQL, उसके बाद कनेक्टर, उसके बाद पाइथन। तो मेरे सिस्टम पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो जिनके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होगा, माइट भी अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा, तो ये आपका 30 to 40 सेकंड्स का टाइम लेगा और ये आपको पूरा पैकेज इंस्टॉल कर देगा। 10 MB की रफली अराउंड फाइल होती है। अब यहाँ पे इसने लिख दिया रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड बिकॉज मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। अब इसको हम चेक करेंगे क्या ये इंस्टॉल हो चुका है। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। तो ये पैकेज का नेम है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया, तो अगर यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स ये पैकेज सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कनेक्शन कैसे बनेगा XAMPP के साथ? तो XAMPP के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको पहले XAMPP को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्च करते हैं XAMPP कंट्रोल पैनल को, इसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आपको अपाचे को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट करना है। अपाचे जो कि आपका वेब सर्वर है, जो कि पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 के ऊपर काम करता है। 80 फॉर HTTP, पोर्ट नंबर 443 जो मैंने बताया था HTTPS सर्विसेज के लिए यूज़ होता है। MySQL की बात करेंगे, पोर्ट नंबर 3306 पे काम करता है। ऐसी बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि एक स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर पे काम करती हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही चीज़ें ऑन हो चुकी हैं, अपाचे भी ऑन हो चुका है और MySQL सर्वर भी ऑन हो चुका है। तो इनको ओपन करने के लिए या तो हम एडमिन पे क्लिक कर देंगे या हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल होस्ट, सिर्फ लोकल होस्ट लिखेंगे, इससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा अपाचे चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोकल होस्ट /PHP MyAdmin, अगर यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट /PHP MyAdmin, तो यहाँ से हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, हमारे डेटाबेस का SQL सर्वर ऑन हो जाएगा। तो जिससे हमारे पास ये वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हमारा जो डेटाबेस है वो भी ऑन हो गया। अदरवाइज़ हम इनके एडमिन पे क्लिक करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ ओपन कर देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डेटाबेस है, यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी ये नेम लिखे हुए हैं टेस्ट PHP MyAdmin, ये हमारे डेटाबेस के नेम हैं। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे वो हम नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे। अभी सिर्फ हम इसकी कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। अब कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे XAMPP के साथ इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ? तो इसके लिए जो हमने ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, तो MySQL डॉट कनेक्टर को ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है कनेक्ट नाम का, तो यहाँ पे कनेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। अब कनेक्ट के अंदर हमें 3 चीज़ें बतानी होती हैं कि आपका जो डेटाबेस है वो किस सिस्टम के अंदर पड़ा है और किस यूज़र नेम और किस पासवर्ड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले आता है कि किस सिस्टम के अंदर आपका डेटाबेस पड़ा है, जिसको हम बोलेंगे होस्ट। होस्ट हमारा ऑलवेज रहेगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब होता है कि जिस सिस्टम के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उसी सिस्टम के अंदर मेरा डेटाबेस भी पड़ा है, तो उसका मतलब है कि लोकल होस्ट। अगर मैं काम इस सिस्टम में कर रहा हूँ लेकिन डेटा मेरा किसी और सिस्टम के अंदर है, तो उस सिस्टम का IP एड्रेस आपको होस्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस लोकल सिस्टम के थ्रू आप ऑनलाइन किसी भी सर्वर के अंदर डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो वो हमारा लास्ट का सेशन रहेगा कि लाइव डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि किस यूज़र के साथ आप कनेक्टिविटी कर रहे हो। तो XAMPP का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, तो आपको यहाँ पे रूट लिखना है और उसके बाद उसका पासवर्ड बताना पड़ेगा। पासवर्ड होता है उसका ब्लैंक। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं। पासवर्ड हमेशा XAMPP के केस में खाली रहेगा और जो यूज़र नेम है वो रूट रहेगा और जो होस्ट का नेम है वो लोकल होस्ट रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑनलाइन सर्वर नहीं है, तो एज अ स्टूडेंट आप उसको अभी बाय भी नहीं करोगे। तो आप जो भी कनेक्टिविटी करोगे आप इसी XAMPP के अंदर करोगे, ताकि आप लोकल सर्वर के अंदर एक बार एप्लीकेशन डेवलप करो, फिर उसको ऑनलाइन लेके जाएंगे। तो ऑनलाइन भी देखेंगे कैसे लेके जाते हैं। तो अभी मैंने इसको जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने एक माई डेटाबेस नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसके अंदर मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया। अब इस एरर नहीं आने का मतलब है कि यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन बन गया वो एस्टेब्लिश हो चुका है
एंड कोई भी एरर नहीं आया है। अगर एरर आता है दैट मीन्स आपके या तो पैकेज में कोई गड़बड़ है, अगर पैकेज में गड़बड़ होगी तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। अदरवाइज़ जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड रूट्स कर दिया, यूज़र नेम रूट्स कर दिया, तो इससे क्या होगा कि अगेन एरर आ जाएगा क्योंकि इस नाम का कोई यूज़र है ही नहीं है, एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। और अगर मैंने मान लो पासवर्ड में कुछ और चीज़ एंटर कर दी तो भी एक्सेस डिनाइड आ जाएगा, तो भी बता देगा एक्सेस डिनाइड फॉर द यूज़र यूजिंग पासवर्ड इक्वल टू येस। और ये आपको पासवर्ड खाली रखना है, यूज़र नेम आपको यहाँ पे हमेशा रूट ही रखना है। और ये दोनों चीज़ें भी आपको यहाँ पे ओपन करके रखनी है। अगर इनको भी ओपन नहीं करोगे तो भी आपको एरर आ जाएगा कि उसको कनेक्टिविटी जो है वो नहीं मिल पाई। सो ये था बेसिक सेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप MySQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन के थ्रू, जैसे हमने फाइल एंडिंग के अंदर फाइल के अंदर डेटा स्टोर किया था, अब पाइथन के थ्रू हम डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा स्टोर करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कैसे हम एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे MySQL सर्वर के अंदर। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको अपना XAMPP ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अपाचे एंड सेकंड MySQL डेटाबेस को यहाँ पे ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने ब्राउज़र में जाना है, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे localhost/phpMyAdmin। तो जैसे ही हम localhost/phpMyAdmin लिखेंगे तो आपका जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको जो भी दिख रहा है ये एक डेटाबेस के नेम है, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, phpMyAdmin और एक टेस्ट नाम का डेटाबेस बना हुआ है। तो डेटाबेस बेसिकली जैसे आप एक एक्सेल है, एक एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो टेबल की फॉर्म में। एक एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, जो एक्सेल का नेम होता है हम उसको बोलेंगे कि वो डेटाबेस है। अब उस एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स हैं, जैसे उसमें आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर किया, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर किया, तो हमारे लिए टेबल्स हो जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे बिना पाइथन के। तो उसके लिए आप SQL के ऊपर जा सकते हो एंड यहाँ पे आपको उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी होती है आप लिखोगे क्रिएट, फिर आप लिखोगे डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाके गो पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि आप टेबल क्रिएट करो। आप यहाँ से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज ग्राफिकली अगर आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आप डेटाबेस का नेम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक अमेज़ॉन नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लिया, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे अमेज़ॉन नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली एक आइट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस क्रिएट है। अब अगर आप इस डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। तो यहाँ से आइट्रॉनिक्स भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैं अमेज़ॉन को भी रिमूव करना चाहता हूँ तो ड्रॉप डेटाबेस अमेज़ॉन। तो यहाँ पे अगर आप जो भी क्वेरी लिखते हो उसके पीछे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। इसका मतलब होता है लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट की क्वेरी लिख सकते हो। अब जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डेटाबेस हमारा रिमूव हो जाएगा। तो देखो दोनों डेटाबेस उसने रिमूव कर दिए। क्रिएट करने के लिए लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, ड्रॉप करने के लिए लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। अगर आपको चेक करना है इसमें कितने डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे दोबारा SQL के ऊपर क्लिक करेंगे। SQL के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, अभी यहाँ से हाइड कर देते हैं, शो डेटाबेसेस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस लिखूंगा उसके बाद गो पे क्लिक करूँगा तो यहीं नीचे मेरे को सारे के सारे डेटाबेस शो कर देगा कि इसमें अभी ये सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं। अब ये तो हो गया डायरेक्ट। अब यही चीज़ हमने पाइथन के थ्रू करनी है कि पाइथन के अंदर हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे सारे के सारे डेटाबेस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वापस चलते हैं अपने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए हमने देख लिया स्टेटमेंट होती है क्रिएट डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नेम, और मैंडेटरी होता है सेमीकोलन लगाना, जिससे एंड ऑफ स्टेटमेंट पता चल जाती है और इससे ही पता चलता है कि आपकी जो क्वेरी है वो टर्मिनेट हो चुकी है। सो अब पाइथन के अंदर आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली पाइथन जो है इसमें लगा देती है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे MySQL कनेक्टर को, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। सो MySQL कनेक्टर को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे MySQL डॉट कनेक्टर। अब इसके अंदर हमें वही 3 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले होस्ट है हमारा लोकल होस्ट। उसके बाद हमें बताना है यूज़र नेम हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो रूट रहता है, और जो पासवर्ड है वो रहेगा एकदम खाली। सो यहाँ पे हमने यूज़र नेम भी बता दिया, उसके बाद लोकल होस्ट नेम भी बता दिया,
एंड उसके बाद हमने जो पासवर्ड है वो भी बता दिया। अब यहाँ पे जो भी कनेक्शन बनेगा उसको हम माई डेटाबेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिससे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी यहाँ पे कह रहा है मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, तो यहाँ पे हमने लिखा है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे MySQL कनेक्टर के अंदर एक कनेक्ट नाम का फंक्शन है जो कि आपके डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। चलो, अब हमारा कनेक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है, क्वेरी लिखनी है। क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। अब कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक कर्सर फंक्शन को कॉल करना है। जैसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा कर्सर आ गया। जब कर्सर आ गया उसके बाद मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई डेटाबेस, इसके थ्रू हम एक कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे। कोई भी क्वेरी जब भी आपको लिखनी है, आपको यहाँ पे एक कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। अब माई कर्सर के थ्रू यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे। इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आपको अपनी लिखनी है क्वेरी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। अभी अगर मैं आपको राइट साइड पे दिखाऊं, कोई डेटाबेस नहीं है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। जैसे ही इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो मेरा डेटाबेस ऑटोमेटिकली एग्जाम के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आइट्रॉनिक्स नाम का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो बहुत ईजी है डेटाबेस क्रिएट करना, सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है, एक कनेक्शन बनाना है। एक बार कनेक्शन बन गया उसके बाद कर्सर लो और डेटाबेस को क्रिएट कर लो। अब देखो चेक करना है कि डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डेटाबेस की एग्जिस्टेंसी के लिए हम यहाँ पे जो भी हमने क्वेरी लिखी है, तो अब जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारा किसके अंदर पड़ा है, कर्सर के थ्रू हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की है। अब कर्सर के थ्रू ही हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो डेटाबेस हैं वो कितने हैं। आपको सिर्फ ये लिखना है 4in, यहाँ पे लिख देंगे माई कर्सर। तो अब माई कर्सर के थ्रू हमने एग्जीक्यूट किए, तो माई कर्सर के थ्रू ही हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करूँगा, ये क्या करेगा, सारे के सारे जो डेटाबेस हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो कर देगा। अब उसके लिए हमें क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी। अब क्वेरी यहाँ पे क्या होगी, शो डेटाबेसिस। तो यहाँ पे कर्सर लिया, उसके बाद क्रिएट डेटाबेस आइट्रॉनिक्स की जगह यहाँ पे लिखेंगे शो डेटाबेसिस। तो हमें क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी डेटाबेस शो करने के लिए, शो डेटाबेसिस। और उसके बाद जितने भी डेटाबेस हैं वो हमें आइट्रेट करने पड़ेंगे, क्योंकि आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आइट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये चीज़ आप नहीं लिखते तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा। डेटाबेस शो करने के लिए आपको माई कर्सर के ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करना पड़ेगा फॉर लूप लगा के। तो जैसे ही आप शो डेटाबेसेस लिखोगे उसके बाद जिसको आइट्रेट करोगे तो आपके पास सारे के सारे जो डेटाबेस हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। अब सिमिलरली अगर आप कोई डेटाबेस ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप करने के लिए इन्हीं हम दो लाइंस को कॉपी करेंगे। पहले कर्सर लेंगे और क्वेरी लिख देंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया आइट्रॉनिक्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया, राइट साइड पे गए, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखो आइट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस यहाँ से ड्रॉप हो गया। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और नीचे एक और सेल में पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देखो डेटाबेस मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या कर देगा, एरर दे देगा। ये बोलेगा कि डेटाबेस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कांट क्रिएट द डेटाबेस आइट्रॉनिक्स डेटाबेस एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है, तो आपको एरर दे देगा। तो मैं चाहता हूँ एरर ना आए, तो उसके लिए आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब भी आप क्रिएट करो। अब इसको जितनी बार मैं यहाँ पे रन करता जाऊँगा मेरे को एरर नहीं मिलेगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, इसको दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब उसको क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसी ड्रॉप के केस में भी यही है। ड्रॉप डेटाबेस अगर आप करते जाओगे तो आपको एरर देता जाएगा। जैसे मैंने इसको बोला ड्रॉप डेटाबेस आइट्रॉनिक्स, फिर से रन किया ड्रॉप डेटाबेस आइट्रॉनिक्स, और ड्रॉप डेटाबेस से तो रिमूव हो चुका है, लेकिन स्टिल बोलेगा कि अब तो डेटाबेस से रिमूव हो चुका है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर आप इसको किसको रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी क्या करो, डेटाबेस को ड्रॉप करो। तो अभी हम लास्ट एक बार दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमें इसके अंदर टेबल बनाने हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस ड्रॉप होने के बाद दोबारा से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो ये था सारा प्रोसेस कि आप कैसे पाइथन के अंदर आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। मतलब जस्ट आप ये मान के चलो कि हमने एक्सेल के अंदर एक फाइल बनाई है और उस फाइल को नेम दी है, दैट्स इट। अभी जब हम टेबल बनाएंगे उसके अंदर क्या डेटा स्टोर करना चाहते हो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, फ़ोन नंबर, कुछ इस तरह से, वो सारा टेबल्स के अंदर बनेगा। सो ये था पूरा प्रोसेस डेटाबेस क्रिएट करने का। इसके नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे
कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, उसको ऑल्टर करना हो, उसमें कोई कॉलम ऐड करना हो, डिलीट करना हो, वो कैसे करेंगे, कोई डेटा टाइप चेंज करनी हो वो कैसे करेंगे, या किसी टेबल को अगर डिलीट करना पड़े तो उसको कैसे ड्रॉप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको मैन्युअली यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम पाइथन के थ्रू करेंगे। तो अभी यहाँ पे डेटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया आइट्रॉनिक्स, जो हमने लास्ट के सेशन में बनाया था। उसके बाद एसक्यूएल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे कोई टेबल कह रहा है कि नहीं मिल रहा, आप टेबल ग्राफिकली भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी टेबल का नेम दे दो, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दो, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ABC नाम का एक टेबल है जिसके अंदर मैं रिकॉर्ड्स ऐड करना चाहता हूँ, या हम कुछ और ले लेते हैं। लेट से एम्प्लॉय नाम का टेबल है जिसमें कितने कॉलम्स आप लेना चाहते हैं, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी आप लेना चाहते हैं। जैसे मेरे को 4 कॉलम लेने हैं तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा एक टेबल क्रिएट कर देगा। उसके साथ मेरे को बताना पड़ेगा आपको कॉलम के नाम क्या चाहिए। जैसे मेरे को नेम चाहिए, उसके बाद मुझे एम्प्लॉय की ईमेल आईडी स्टोर करनी है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट स्टोर करना है, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है वो स्टोर करनी है। यहाँ पे आपको डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, क्या आपका जो डेटा है वो इंटीजर में है, स्ट्रिंग में है, फ्लोट के अंदर है, वो डेटा टाइप। जैसे नेम है, नेम स्ट्रिंग के अंदर है तो स्ट्रिंग की यहाँ पे डेटा टाइप होती है varchar। उसके बाद ईमेल, ईमेल भी वेरिएबल कैरेक्टर है, वो भी इसमें आएगी। डिपार्टमेंट भी हमारा स्ट्रिंग के अंदर है तो अगेन varchar। सैलरी जो आएगी हमारी वो हमारी इंटीजर के अंदर आ सकती है, तो यहाँ पे इंटीजर ले लेंगे। इंटीजर में भी अलग अलग रेंज है, जैसे आप टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मिड इंट, उसके बाद इंट एंड बिग इंट। बिग इंट की जो रेंज होती है 2 की पावर 64 के राउंड होती है, -1 करके, और इंटीजर की 2 की पावर 32, ऐसी सबकी अलग अलग रेंज है। देन उसके बाद सिंपली अगर हम गो पे क्लिक करें या सेव पे क्लिक करें तो कहता है कि आपको वैलिड लेंथ बतानी पड़ेगी, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक का डेटा स्टोर करना चाहते हो। जैसे 50 कैरेक्टर्स तक का, और 100 कैरेक्टर तक की ईमेल, और डिपार्टमेंट के 100 कैरेक्टर्स। एंड उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय नाम का, जिसके अंदर नेम, ईमेल, डिपार्टमेंट एंड सैलरी ये सब शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऊपर टेबल दिख जाएगा। तो ये तो है ग्राफिकली वर्जन कि आप ग्राफिकली कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एज अ प्रोग्रामर कभी भी आप ग्राफिकली क्रिएट नहीं करोगे, ना ही आप XAMPP को या PHP-MyAdmin को कभी खोलोगे, क्योंकि डेटा जो भी स्टोर होगा वो आपका कोडिंग के थ्रू आएगा पीछे, जो कि आपने फ्रंट एंड रेडी किया होगा, वहाँ से डेटा फेच होकर बैकएंड पे आएगा और वहाँ से आप डेटा को सेव करोगे। तो अभी एसक्यूएल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम। जैसे टेबल का नेम मेरे को बनाना है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम का टेबल मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके अंदर क्या लिखना चाहते हैं, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट के मार्क्स। मेरे को ये 3 चीज़ें स्टोर करनी है। अब नेम के साथ उसकी डेटा टाइप हमने क्या लिखी थी, varchar। यहाँ पे उसका साइज, जैसे मेरे को 50 कैरेक्टर्स तक के स्टूडेंट का, 50 बाइट तक के डेटा का नेम जो है मेरे को स्टोर करना है, एज इंटीजर में है और मार्क्स मेरे को यहाँ पे फ्लोट में स्टोर करने हैं। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, स्टेटमेंट को एंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद क्या कॉलम्स के नेम है, उसकी क्या डेटा टाइप है। उसके जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे डेटाबेस एक है, लेकिन उस डेटाबेस के अंदर 2 टेबल बने हैं। एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का डेटा चला जाएगा, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का डेटा चला जाएगा। अब सिमिलरली अगर इनको मेरे को रिमूव करना है तो उसके लिए मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे एंड यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जो मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल है वो रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को एम्प्लॉय को भी रिमूव करना है, यहाँ से मैं एम्प्लॉय नाम के टेबल को भी रिमूव कर दूंगा। तो एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। जैसे कोई ई कॉमर्स साइट है, उसमें प्रोडक्ट्स का टेबल अलग होगा, जो यूज़र अकाउंट बना रहे हैं तो उनके यूज़र का टेबल अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस हिसाब से डेटा को मैनेज करते हो। तो इसके लिए आपके पास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कैसे डेटाबेस बनेगा, किस तरह से टेबल बनेंगे, कहाँ से डेटा आएगा, कैसे डेटा राइट होगा। तो अभी तो हम इसको बहुत सिंपल रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टेबल को क्रिएट करेंगे। अभी ये सारी चीज़ें हमने पाइथन के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए अगेन आपको अपना XAMPP ऑन कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑन किया हुआ है, और यहाँ पे अपाचे एंड MySQL दोनों मेरे ऑन है। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें वही स्टेटमेंट इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। तो पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद कनेक्ट करेंगे MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर
अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा होस्ट क्या है, तो होस्ट हमारा रहेगा लोकल होस्ट। नेक्स्ट यूज़र नेम क्या रहने वाला है, तो यूज़र हमारा रहने वाला है दैट इज़ रूट, और पासवर्ड क्या रहने वाला है जो कि एकदम खाली रहेगा। अब उसको कैसे पता चलेगा कि किस डेटाबेस के अंदर मेरे को टेबल बनाना है, तो यहाँ पे डेटाबेस भी बताना पड़ेगा। अब डेटाबेस हम क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस इक्वल टू आईट्रॉनिक्स। तो आईट्रॉनिक्स नाम के डेटाबेस के अंदर अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। तो अब मेरा डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है, तो हमने किया MySQL डॉट कनेक्टर, कनेक्टर के थ्रू हमने कनेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, होस्ट नेम दिया, यूजर नेम दिया, पासवर्ड बताया और उसके बाद डेटाबेस का नाम बताया। अब यहाँ पे मेरा कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। तो मैंने माई डेटाबेस के अंदर अपना कनेक्शन बना लिया। अब मुझे टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, कर्सर। तो हम लिखेंगे MyDB डॉट कर्सर। कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो सबसे पहले हमें कर्सर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब कोई भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है। अब इस एग्जीक्यूट के अंदर हम यहाँ पे अपनी क्वेरी लिखेंगे। अब मुझे मान लो स्टूडेंट नाम का ही डेटा क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लेट्स से स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे उनके कॉलम के नेम जैसे नेम, उसके बाद मुझे स्टूडेंट का एड्रेस और लेट्स से स्टूडेंट का फ़ोन नंबर। ठीक है, अब मैं नेम यहाँ पे लिखूंगा varchar, जो भी साइज़ रखना चाहते हैं लेट्स से 100 बाइट्स तक का। उसके बाद एड्रेस लेट्स से varchar, मैक्सिमम जो है वो 255 तक जाएगा। और फ़ोन नंबर यहाँ पे इंटीजर लिखूंगा तो फ़ोन नंबर पूरा कंप्लीट नहीं आएगा। अगर कोई भी नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, वो फ़ोन नंबर नहीं आएगा। जो नंबर 2 से या 2 से बिलो स्टार्ट होते हैं 10 डिजिट के, वो आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें बिगिन लिखना पड़ेगा अगर मेरे को एक 10 डिजिट का फ़ोन नंबर यहाँ पे लेके आना है। तो डेटा टाइप हमने दे दी बिगिन, उसके बाद एड्रेस की दे दी varchar, नेम की varchar। अब यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे इसको मैंने रन किया कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे चेक करते हैं कोई टेबल नहीं है, आईट्रॉनिक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो गया। स्टूडेंट पे गए, यहाँ पे 3 हमारे पास कॉलम है, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर हम नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है क्या मेरे डेटाबेस के अंदर ये टेबल कैसे चेक करेंगे। वहाँ पे हम अगर यहाँ पे चेक करना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो शो टेबल्स। तो शो टेबल्स कमांड के थ्रू जितने भी टेबल्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जैसे हमने शो डेटाबेसेस सिलेक्ट किया था ऐसे ही यहाँ पे शो टेबल चलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल इन आईट्रॉनिक्स डेटाबेस, एक ही है स्टूडेंट नाम का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे चेक करने के लिए, अगेन मेरे को क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो ये 2 लाइन्स मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इतना तो हमारा कनेक्शन जो है वो बन चुका है। तो ये वाली जो 2 लाइन्स हैं यहाँ से इसको Ctrl+C कॉपी करेंगे और जो क्वेरी है उसको चेंज कर देंगे। क्वेरी की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, शो टेबल्स, शो टेबल्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर आई इन माई कर्सर, जैसे हमने लास्ट में किया था शो डेटाबेसिस के लिए, सेम आई के अंदर क्या आ जाएंगे सारे के सारे टेबल। तो अभी एक ही टेबल है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्रिएट टेबल क्रिएट करेंगे विद प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है बेसिकली, जहाँ पे भी आपको यूनिक रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, जैसे मेरी एक यूज़र आईडी है तो यूज़र आईडी सबकी यूनिक होती है, या ईमेल आईडी हो सकती है, ईमेल आईडी सबकी अगर मेरे को यूनिक रखनी है तो उसको मैं एज अ प्राइमरी की सेट कर दूंगा। मतलब डेटा टाइप के साथ मुझे क्या करना है, प्राइमरी की बना देनी है। या किसी की ID 1 है, फिर ID 2 है, ID 3 है। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे मैन्युअली ना देनी पड़े, ऑटोमेटिकली मैं सिर्फ डेटा रिकॉर्ड करूँ, ID वाले में ऑटोमेटिकली नंबर स्टोर होता रहे। तो उसके लिए हम ऑटो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो हम डेटा टाइप देंगे ID, कॉलम का नाम रखेंगे ID, उसमें डेटा टाइप रखेंगे इंटीजर। इंटीजर जो है वो भी एक ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा और वो भी सारी यूनिक वैल्यूज आएंगी तो प्राइमरी की सेट कर देंगे। तो स्टार्ट 1 से होती है, उसके बाद 1 बाय 1 ये इंक्रीज होती जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगेन ये 2 स्टेटमेंट्स जो है मुझे यहाँ पे लेनी है। ओके, सो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब मुझे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया टेबल ले लेता हूँ। टेबल का नाम दे दिया मैंने कस्टमर्स, टेबल का नाम दे दिया कस्टमर्स। अब यहाँ पे कॉलम्स चेंज कर देते हैं। तो कस्टमर में मुझे कस्टमर ID चाहिए। अब ID की डेटा टाइप इंटीजर, उसके बाद मुझे कस्टमर का नेम चाहिए, लेट्स से यहाँ पे लिख दिया मैंने varchar और यहाँ पे साइज़ दे दिया। एंड नेक्स्ट मुझे
कस्टमर का एड्रेस चाहिए, लेट्स से उसकी डेटा टाइप भी वेरिफाई कर देते हैं एंड यहाँ पे साइज दे देते हैं। अभी अगर मैं नॉर्मल करूँगा, ये नॉर्मल टेबल बनेगा, ये आईडी मेरे को हर बार एंटर करनी पड़ेगी तभी जाके सेव होगी। अब मैं चाहता हूँ ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। उसके बाद इसमें हमेशा यूनिक वैल्यूज आए, तो इसके साथ हम लिखेंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा एक टेबल बन जाएगा, टेबल का नाम रहेगा कस्टमर्स। यहाँ पे देखेंगे आइट्रॉनिक्स पे क्लिक करेंगे तो एक टेबल बन गया है कस्टमर्स। कस्टमर्स के अंदर अब जो भी डेटा स्टोर होगा, जो भी डेटा इसमें हम इंसर्ट करेंगे उसमें आईडी हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ नेम देना पड़ेगा और एड्रेस देना पड़ेगा, आईडी ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और इसको हम जब प्रैक्टिकली नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे कैसे जब हम इंसर्ट करेंगे तब वहाँ से हम देख लेंगे। अब अगर आपको कोई ऑलरेडी टेबल आपका बना हुआ है उसके अंदर आप प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करना चाहते हो, एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑल्टर टेबल। जैसे कस्टमर के अंदर मान लेते हैं कि मेरे पास आईडी वाला कॉलम नहीं है, फिर मैं क्या करता, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑल्टर टेबल कस्टमर, कस्टमर के अंदर ऐड कर दो कॉलम, कॉलम का नाम रख दो आईडी जिसकी डेटा टाइप रहेगी इंटीजर, ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा और प्राइमरी की। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली हमारे पास एक कॉलम ऐड हो जाएगा जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरे को मान लो कि ये स्टूडेंट के अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है तो वो मैं ईजिली कर सकता हूँ। तो मुझे अगेन ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और ये वाली जो लाइन है इसको मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, कॉलम का नाम है आईडी एंड उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। अभी स्टूडेंट पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, उसके अंदर क्या है, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, कोई आईडी नहीं है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ऑल्टर कर दो टेबल, कौन सा, स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर ऐड कर दो एक नया कॉलम, कॉलम कौन सा, आईडी जिसकी डेटा टाइप इंटीजर रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा और यूनिक वैल्यूज रहेंगी तो प्राइमरी की। जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे जाके मैं स्टूडेंट पे क्लिक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो आईडी नाम का कॉलम हमारे पास ऐड हो गया। अब अगर मेरे को कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप की क्वेरी लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम, तो यहाँ से ये हटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम के टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आइट्रॉनिक्स पे क्लिक करते हैं तो देखो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो रिमूव हो गया। अब मैं दोबारा से एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं ऊपर चलता हूँ यहाँ पे, तो इसको दोबारा रन कर देते हैं। तो अभी दोबारा से हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया होगा स्टूडेंट का, राइट। सो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। अगर मैं दोबारा फिर से इसको रन कर दूंगा तो एरर आ जाएगा, तो बोलेगा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसमें भी हम सेम लिख सकते हैं, क्रिएट टेबल, इफ नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद टेबल का नेम, तो आपका जो एरर है वो भी नहीं आएगा, राइट। ऐसी ड्रॉप के केस में भी सेम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और ऑल्टर करना है, मान लो आपको नया कॉलम ऐड करना है, वो मैंने बता दिया, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम का नेम, उसकी डेटा टाइप। अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है फिर आप लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम का नेम और कॉलम की डेटा टाइप, कॉलम उसके बाद कॉलम का नेम, डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई कॉलम रीनेम करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम जो भी है, जैसे स्टूडेंट, रीनेम कॉलम, किस कॉलम को किस कॉलम के साथ आपको रीनेम करना है, ओल्ड कॉलम टू द न्यू कॉलम। अगर आपको कोई डेटा टाइप मॉडिफाई करनी है फिर आप लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, उसके बाद ऑल्टर क्या करना चाहते हो, कॉलम को, किस कॉलम को, कॉलम का नेम और उसकी क्या डेटा टाइप रखना चाहते हो, उसकी डेटा टाइप आप यहाँ पे सेट कर दोगे। तो ये कुछ अदर क्वेरीज हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप डायरेक्टली क्वेरीज को रन कर सकते हैं या पाइथन के थ्रू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये था पाइथन के अंदर कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे कैसे हम इन टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में, थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एक टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो हमने लास्ट के सेशन में दो टेबल बनाए थे, एक कस्टमर्स का, एक स्टूडेंट का। स्टूडेंट के अंदर हमारे पास जो कॉलम थे नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब हमें ये तीन चीज़ें
अपने डेटाबेस में ऐड करनी है। स्टूडेंट का नेम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। ऐसी जो दूसरा टेबल बनाया था हमने कस्टमर्स का, उसके अंदर हमने आईडी, नेम और एड्रेस लिया था। इसमें जो आईडी कॉलम था इसको हमने एज अ प्राइमरी की सेट किया था और इसको एज अ ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया था कि इसके अंदर जो आईडी है वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईडी अपने आप खुद से खुद डल जाएगी और हर बार एक नई आईडी यहाँ पे मिलती जाएगी और उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 1 से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो और किस टेबल के अंदर इंसर्ट करना है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL कनेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर और MySQL कनेक्टर के बाद हमें क्या करना है, कनेक्ट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए हम कनेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और कनेक्ट नाम के फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन सा होस्ट यूज़ करना चाहते हो। तो होस्ट हमारा रहेगा लोकल होस्ट, क्योंकि हम अपने सिस्टम के अंदर ही डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट यूज़र जो होता है वो होता है रूट और जो पासवर्ड होता है वो यहाँ पे रहेगा खाली। एंड किस डेटाबेस के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है नेक्स्ट हमें वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस इक्वल टू, तो आइट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस है जिसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रन किया, अगर कोई एरर नहीं आता दैट मीन्स हमारा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे मैं माई डेटाबेस नाम के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो अब डेटाबेस हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी क्वेरी लिखनी है तो हमें कर्सर नाम के ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा, कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब ये कर्सर फंक्शन क्या होता है, कोई भी आपको क्वेरी लिखनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है तो देखो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो दैट मीन्स अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर सकता हूँ। तो ऐसी अगर आपको कोई भी क्वेरी लिखनी है तो यहाँ पे उन्होंने कर्सर नाम का फंक्शन बनाया हुआ है कि अब आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो मैं इसका ऑब्जेक्ट माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ। अब माई कर्सर के थ्रू यहाँ पे हम एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर आप जो भी अपनी इंसर्ट की क्वेरी लगाओगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अब डेटा इंसर्ट करने के लिए मैं आपको मैन्युअली पहले इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी हम आइट्रॉनिक्स डेटाबेस को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये स्टूडेंट नाम का टेबल है, इसके अंदर नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर है। अब मैन्युअली कैसे इंसर्ट करेंगे, आपको एसक्यूएल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, किसके अंदर, स्टूडेंट के अंदर, वैल्यूज़। क्या वैल्यूज़ आप इंसर्ट करना चाहते हो, एक नेम की है, सेकंड एड्रेस की है और थर्ड फ़ोन नंबर की है। तो नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया करण, एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से लुधियाना, एंड फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर कौन सी वैल्यूज़ इंसर्ट कर दो, नेम ये, उसके बाद एड्रेस ये, फ़ोन नंबर ये। अभी यहाँ पे नेम भी गलत डाल दिया। उसके बाद आइट्रॉनिक्स पे दोबारा क्लिक करते हैं, स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे नेम, एड्रेस और जो फ़ोन नंबर है ये तीनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो। अगर आपको फिर से कुछ और ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंसर्ट अगेन इनटू, किसमें, स्टूडेंट के अंदर, वैल्यूज़, कौन कौन सी वैल्यूज़ आप इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दोगे। जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे हम यहाँ पे सिंगल कोट्स में लिख देंगे। और लेट से अब मेरे को जो नेम ऐड करना है वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे वरुण, एंड लोकेशन मैंने ऐड कर दी यहाँ पे लेट से जलंधर, और कुछ भी रैंडम फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। अब जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक रो और इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स हमने ऐड कर दिए। अब ये तो होगी डायरेक्ट कि हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब यही चीज़ मेरे को क्या करनी है, पाइथन के थ्रू ऐड करनी है। तो एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आपको अपनी क्वेरी लिख देनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से रवि, और एड्रेस मैंने लिख दिया लेट से मोहाली, एंड फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस वन। अब एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा आपका तभी सेव होगा जब आप एक कमिट फंक्शन को कॉल करोगे। तो डेटाबेस के अंदर सेव करने के लिए माई डेटाबेस डॉट कमिट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे आपका डेटा आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पे रवि, एड्रेस उसका मोहाली और फ़ोन नंबर ये। तो जो मैंने यहाँ पे पाइथन के थ्रू डेटा इंसर्ट किया वो यहाँ पे सेव हो गया। अब ये तो है नहीं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे डेटा डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ कि आप एंटर करो अपना नेम, इनपुट के अंदर एंटर नेम, उसके बाद एंटर एड्रेस एंड एंटर फ़ोन नंबर। तो मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले ली, नेम, एड्रेस एंड
फ़ोन नंबर, तो तीनों को अलग अलग वेरिएबल में डाल लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, अगेन ये चीज़ें कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब ये जो क्वेरी है इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, क्योंकि अब मेरा जो डेटा है वो वेरिएबल्स के अंदर आएगा। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ SQL नाम का, जिसके अंदर मैं अपनी क्वेरी लिखूँगा यहाँ पे, और एक हो गई मेरे पास वैल्यू नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा। अब वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे को क्या करना है, जो भी वेरिएबल के अंदर डेटा बढ़ा है, जैसे A के अंदर, B के अंदर और C के अंदर, तो आपको वो यहाँ पे लिख देना है। अब जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट टाइप करी थी, ये आपको यहाँ से हटा देनी है। अब तीनों की तीनों वैल्यू स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे %s। आपको यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ पास करो, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 %s, अगर 5 होंगी तो यहाँ पे 5 %s आ जाएंगे। तो अब नेम की वैल्यू किस में बढ़ी है, A में, तो जो पहले लिखी है वो यहाँ पे आ जाएगी, B की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, C की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। तो एग्जीक्यूट के अंदर क्या होगा, SQL ये क्वेरी है और जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। जब भी आपको यूज़र से डेटा लेना है तो आपको यही फॉर्मेट यूज़ करना है। आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे SQL लिख लिया ताकि ये मेरी क्वेरी है और जो वैल्यूज़ पड़ी हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं। अब यहाँ से इंसर्ट करते हैं। अब मैंने कोई भी नेम दे दिया, लेट्स से अमन, एड्रेस दे दिया मैंने यहाँ पे चंडीगढ़, और फ़ोन नंबर दे दिया मैंने यहाँ पे रैंडम कुछ भी। चेक करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक किया तो आप देखो अमन, एड्रेस चंडीगढ़ एंड फ़ोन नंबर ये, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो गई। तो ये एक मेथड है कि आप खुद से इंसर्ट कर सकते हो डेटा। जब भी आप साइन अप करते हो कहीं पे भी, या कुछ भी आप प्रोसेस में जाते हो या कहीं भी आप अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हो, तो वो यही प्रोसेस है। पीछे आपसे डेटा एक अच्छा सा HTML पेज डिज़ाइन किया होता है, उसके अंदर आप डेटा इनपुट करते हो। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हो, इन वेरिएबल्स में वैल्यू गेट हो जाती है, और इन वैल्यूज़ से जो वैल्यू यहाँ पे गेट हो रही है इन वेरिएबल्स के अंदर, तो वो यहाँ पे डेटा में इंसर्ट हो जाती है। तो जब हम लॉगिन करते हैं फिर यहीं से वो मैच करता है कि आपके डेटाबेस में ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है और वो मैच भी कर रही है जो आपने टाइप की है, तभी आप लॉगिन कर पाते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट के स्टेप में देखेंगे, और ये हमारा डेटा इसमें इंसर्ट हो गया। अब दूसरा कॉलम क्या था हमारे पास, कस्टमर्स। अब कस्टमर के अंदर मेरे पास आईडी है, नेम है, एड्रेस है। अब इसमें क्या होगा कि आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है नेम क्या है और एड्रेस क्या है। आईडी ऑटोमेटिकली वो अपने आप उठा लेगा। तो उसके लिए भी हम यही सेम चीज़ कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसमें क्या मेरे को नेम और एड्रेस देना है, दो चीज़ें देनी है, A और B, और 1% यहाँ से कम कर देंगे, इधर से C को हटा देंगे। और लेकिन अब मुझे जो इंसर्ट करना है वो किस में करना है, कस्टमर्स। यहाँ पे मेरा टेबल का नेम क्या है, कस्टमर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और कस्टमर्स के अंदर किस कॉलम के अंदर आपको इंसर्ट करना है, नेम के अंदर और एड्रेस के अंदर। तो आपको ये दो चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, नेम एंड एड्रेस। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये मेंशन नहीं करते और आपने यहाँ पे 2 लगाए हैं %s, तो उससे क्या होगा कि वो लगेगा कि पहली वैल्यू आईडी के लिए, दूसरी वैल्यू नेम के लिए, एड्रेस के लिए तो बता नहीं रहे। अब आईडी तो मेरे को देनी नहीं है, क्योंकि आईडी तो ऑलरेडी क्या है कि पहले से ही हमने डिफ़ाइन कर दी है कि ये ऑटोमेटिकली उठाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आईडी में ये वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी, आपको नेम और एड्रेस के अंदर ये 2 वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। अब इससे क्या होगा, आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और नेम और एड्रेस के अंदर ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। नेम मैंने यहाँ पे दे दिया करण, एड्रेस मैंने यहाँ पे लेट से दे दिया जलंधर, एंटर किया, कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे देखो आईडी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी, आईडी यहाँ पे 1 जो है ये ऑटोमेटिक इंसर्ट होगी। अब ऐसे मैं 2-3 और रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। ये दे दिया, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस दे दिया, फिर यहाँ पे कुछ और दे देते हैं, कोई भी नेम दे दिया एंड कोई भी यहाँ पे एड्रेस दे दिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे कुछ और नेम दे देते हैं एंड यहाँ पे कुछ और एड्रेस दे देते हैं। अभी आप देखोगे आईडी सबकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी, ठीक है। तो यही जैसे आपकी फेसबुक की आईडी बनती है, राइट, तो ऐसी आईडी उन्होंने सेट की होती है, तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट हो जाती है। और नेम आप जो भी दे रहे हो, एड्रेस आपका यहाँ पे जो भी आप इंसर्ट कर रहे हो। तो ये फ़ायदा है प्राइमरी की का कि ऑटोमेटिकली डेटा एक तो इंसर्ट हो जाता है, आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, और ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है, और ये यूनिक रहेगी, कोई डुप्लीकेट यहाँ पे वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है। सो ये एक मेथड है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने का। ऐसे अगर आपको मैन्युअली मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एग्जीक्यूट मैनी नाम का फंक्शन है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेट से मैं इसी डेटा के अंदर डेटा इंसर्ट कर देता हूँ, और ये हम कनेक्शन बना चुके हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो जो क्वेरी है वो मेरी, मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंसर्ट इनटू
लेट्स से स्टूडेंट, या अगर मेरे को कस्टमर्स में ही ऐड करना है, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम एड्रेस, यहाँ से हटा देते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर के अंदर नेम और एड्रेस के अंदर, और वैल्यूज़ जो आएंगी वो परसेंटेजेस। अब जो वैल्यूज़ हैं ये आप लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर आप डेटा ले लो। अभी मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिस्ट लेता हूँ और उसके अंदर मैं यहाँ पे टपल्स ले लेता हूँ, जिसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लेट्स से नेम है ABC और एड्रेस यहाँ पे लिख दिया मैंने डबलिन 4। उसके बाद जो सेकंड नेम है वो है DEF और यहाँ पे उसका एड्रेस कर दिया मैंने ओटावा 78। उसके बाद थर्ड का एड्रेस नेम दे दिया XYZ और एड्रेस दे दिया मैंने कि ये दिल्ली से है। ठीक है, तो ऐसी अब यहाँ पे मल्टीपल डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट मैनी नाम का फंक्शन है जिसके थ्रू आप मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अभी ये डेटा आपका चाहे कहीं से आ रहा है, लिस्ट ऑफ टपल्स में डिफाइन है, आप उसको डेटा सीधा इंसर्ट करना चाहते हो तो इस मेथड से आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम कस्टमर्स में चेक करेंगे तो आप देखोगे कि ABC, DEF, XYZ तीनों डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको जो भी आपने लास्ट डेटा इंसर्ट किया आपको उसकी ID देखनी है तो उसके लिए आप लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे माई कर्जर डॉट लास्ट रो ID। तो यहाँ पे लिखेंगे माई कर्जर डॉट लास्ट, यहाँ पे लिखेंगे रो, यहाँ पे लिखेंगे ID। तो जैसे ही लिखेंगे तो लास्ट रो की ID क्या थी डेटा इंसर्ट होने से पहले, तो बता देगा कि ID नंबर 5 में हमने ये लास्ट में इंसर्ट किया था। ठीक है, अभी इसको मैं फिर से अगर रन करता हूँ तो अब यहाँ पे फिर से डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब लास्ट रो ID क्या थी 8। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद 3 डेटाज इंसर्ट हो चुके थे और उसके बाद जब लास्ट रो ID है यहाँ पे तो जैसे ABC हमने जब स्टार्ट किया तो 5 से स्टार्ट हो रहा था। अब डेटा जब हमने इंसर्ट करना शुरू किया था तो 8 से स्टार्ट हुआ था, उसने लास्ट रो ID बता दी कि 8 यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मल्टीपल्स हम एक साथ रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं इस वजह से। सो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे डेटा इंसर्ट करके अपनी ID वगैरह चेक कर सकते हो एंड मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हो, यूज़र से डेटा लेके इंसर्ट कर सकते हो। तो ये सारे मेथड होते हैं कि आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लो या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर लो या कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर लो, तो डेटा आप जो भी एक कॉलम्स में ऐड कर रहे हो, एक अच्छा सा फॉर्म बना होता है उसमें इनपुट लेने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे क्लिक होने के बाद डेटा ऐसी वेरिएबल्स में आ जाता है। अब वेरिएबल्स में आने के बाद आपको जस्ट ये लॉजिक लगाना है तो इससे हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है डेटा इंसर्ट करने का। मैंने आपको मैनुअल मेथड भी बता दिया और पाइथन के थ्रू आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हो वो भी मेथड बता दिया। तो इसके नेक्स्ट में सेशन में देखेंगे कि डेटा इंसर्ट तो कर लिया हमने, अब उसको रीड कैसे करेंगे और कंडीशंस के साथ कैसे रीड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे MySQL से डेटा रीड कैसे करेंगे। तो इससे पिछले हमने सेशन में देखा था कि डेटा हमने कैसे इंसर्ट किया था। अब उस डेटा को हमें रीड कैसे करना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो पहले मैनुअली चलते हैं कैसे डेटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ पे डायरेक्ट पाइथन के थ्रू हम इसको कैसे रीड करेंगे। तो 2 टेबल है हमारे पास, कस्टमर्स और एक स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है और SQL के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपको क्वेरी लिखनी है सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करना चाहते हो? मुझे नेम चाहिए सिर्फ, कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट नाम के डेटाबेस से। तो स्टूडेंट नाम के डेटाबेस से मुझको क्या दे दो, सभी के सभी नेम प्रोवाइड कर दो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे गो पे क्लिक किया तो मेरे पास सारे नेम आ रहे हैं, हर कॉलम नहीं आ रहा, जो कॉलम का नेम आप लिखोगे। अब जैसे नेम के बाद मेरे को उसका फ़ोन नंबर चाहिए, नेम और फ़ोन नंबर ही चाहिए, तो अब नेम कॉमा फ़ोन नंबर लिखोगे तो नेम और फ़ोन नंबर आ जाएंगे। अब जब चाहते हो कि मेरे को एड्रेस भी चाहिए तो यहाँ पे एड्रेस भी लिख दोगे। जिस सीक्वेंस में आप लिखोगे कॉलम्स के नेम, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ऐसे ही अगर 10 कॉलम है, 50 कॉलम है तो इतना तो लिखने वाले नहीं है हम, तो उसके लिए आप यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे स्टार लिख दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जैसे ही यहाँ पे मैं गो पे क्लिक करता हूँ, स्टार का मतलब है सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। तो जिस सीक्वेंस में हमने डेटा इंसर्ट किया था उसी सीक्वेंस में पहले नेम, फिर एड्रेस, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं स्टूडेंट की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ कस्टमर्स, तो कस्टमर्स का पूरा डेटा आ जाएगा मेरे पास। तो अभी यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिखा तो कस्टमर्स का पूरा डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी ये देखेंगे कि पाइथन के थ्रू इस डेटा को कैसे यहाँ पे रीड करेंगे। तो अगेन हमें सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करेंगे MySQL डॉट कनेक्टर को
एंड माई एस कनेक्टर के बाद कनेक्ट करेंगे माई एस डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले होस्ट विच इज़ लोकल होस्ट, देन यूज़र विच इज़ रूट, उसके बाद पासवर्ड जो कि ब्लैंक रहने वाला है, और डेटाबेस, किस डेटाबेस के टेबल को आपको रीड करना है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे माई डेटाबेस के अंदर। तो अभी यहाँ पे कनेक्टर की स्पेलिंग गलत है, सो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, तो जो भी एरर होगा वो यहाँ पे नीचे शो कर देगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्शन बना लिया। अब कनेक्शन बनाने के बाद मुझे यहाँ पे डेटा इंसर्ट हमने लास्ट के सेशन में कर लिया था, अब डेटा मेरे को यहाँ पे रीड करना है। तो अगेन हमें कोई भी क्वेरी लिखनी है तो हमें क्या चाहिए, कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई कर्सर, दिस वन। अब माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, अब इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे कि आपको क्या डेटा रीड करना है। तो अभी मैं पूरे का पूरा डेटा रीड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और किस टेबल से आपको रीड करना है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम के टेबल से रीड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट नाम के डेटाबेस से मेरे को जो टेबल है उससे पूरा डेटा रीड करना है। अब डेटा रीड तभी होगा जब मैं यहाँ पे फेच ऑल फंक्शन को कॉल करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माई कर्सर डॉट फेच ऑल, ये पूरा डेटा फेच करेगा, और फेच करने के बाद हमने उसको डेटा को एक डेटा नाम के वेरिएबल में सेव कर लिया। अब जैसे इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अपने डेटा को, तो ये लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर मेरे को मेरा डेटा प्रोवाइड कर देगा। उसमें ये नेम पड़ा था, एक वरुण, एक रवि एंड एक अमन नाम का यहाँ पे यूज़र थे मेरे पास, जिनमें उनका एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन थे। अब ये पूरा डेटा रीड हो गया। अब ऐसे ही आप इस डेटा को फर्दर फॉर लूप लगा के आइटरेट भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर आई इन डेटा, तो आई के अंदर एक एक करके हमारे पास पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। सो इस तरह से भी आप लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो सिंगल वैल्यूज़ को। अदरवाइज़ लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर आपके पास डेटा आ जाएगा, मतलब डेटा आप रीड कर सकते हो लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर लिस्ट है लेकिन अंदर जो डेटा पड़ा है वो टपल्स के अंदर पड़ा है। अब ऐसे ही आप चाहते हो कि मेरे को पर्टिकुलर कुछ ही डेटा रीड करना है, तो यहाँ पे हम वो कॉलम्स बता देंगे कि मेरे को सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे को सिर्फ नेम चाहिए तो नेम आ जाएंगे। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे लिखना चाहते हो कि नेम भी आ जाएँ और फ़ोन नंबर आ जाएँ, तो यहाँ पे नेम कॉमा फ़ोन लिख दोगे। जो क्वेरीज हमने वहाँ लिखी थी सेम वही क्वेरीज आपको यहाँ पे लिखनी है। सो नेम एंड फ़ोन नंबर, ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। और इसके बाद अगर आप सिर्फ पहली रो फेच करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि पूरा डेटा मेरे को फेच नहीं करना है, मुझे सिर्फ पहली जो रो है सिर्फ मेरे को वही चाहिए, तो यहाँ पे मैं अभी स्टार कर देता हूँ, पूरे डेटा में से जो फर्स्ट रो है वो चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फेच वन। तो फेच वन नाम का फंक्शन है, ये आपको सिर्फ फर्स्ट रो जो है वो आपको फेच करके प्रोवाइड कर देगा। सो ये मेथड है डेटा में से कैसे आप डेटा को रीड करोगे। अभी मैंने आपको ये बताया कि पूरा डेटा कैसे रीड करना है। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे कि मेरे को वही डेटा चाहिए जिसकी सिटी लुधियाना है या जिसकी सिटी जलंधर है, सिर्फ उसी का डेटा चाहिए, या जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, या जिसकी ईमेल आईडी ये है और जिसका पासवर्ड ये है, सिर्फ उसी का डेटा शो करें। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस लगा सकते हैं। या वो डेटा दो जिसकी सिटी पर्टिकुलर ये ना हो, उसके अलावा जो भी डेटा है वो सारा शो हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस हम नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे कैसे वेयर क्लोज को यूज़ करके हम यहाँ पे डेटा फेच करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि MySQL के थ्रू डेटा रीड कैसे करेंगे विद कंडीशंस, कि मेरे को पर्टिकुलर किसी एक सिटी का डेटा चाहिए, या पर्टिकुलर किसी स्टेट का डेटा चाहिए, पर्टिकुलर किसी ईयर का डेटा चाहिए, या पर्टिकुलर पर्सन का डेटा चाहिए। तो वो वेयर क्लोज के साथ हम कैसे डेटा रीड कर सकते हैं। तो पहले मैनुअली चलते हैं कि मैनुअली अगर डेटा रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे। अब लेट से इसमें से मेरे को डेटा रीड करना है जिसका एड्रेस लेट से जलंधर है। तो उसके लिए हम SQL के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी इससे क्या हो जाएगा, पूरा डेटा आ जाएगा। अभी गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, जिसका एड्रेस क्या है, जलंधर है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे जलंधर।
तो जिसका एड्रेस यहाँ पे जलंधर है, सिर्फ उसी का डेटा हमें चाहिए। तो अभी तो पूरा डेटा आ जाएगा। और अभी यहाँ पे जे को स्मॉल करते हैं और उसके बाद गो पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ जलंधर का डेटा आ रहा है। ऐसी कस्टमर्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। और लेट से मेरे को सिर्फ लुधियाना का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे लुधियाना। अब 2 जगह एड्रेस यहाँ पे लुधियाना है, तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनका एड्रेस लुधियाना है। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जिसका एड्रेस भी मैच करे और जिसका नेम भी मैच करे। लेट से जिसका नेम प्रिया है और जिसका एड्रेस लुधियाना है, सो वेयर एड्रेस इक्वल टू लुधियाना एंड नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे प्रिया। अब जिसका नेम भी मैच करेगा और जिसका एड्रेस भी मैच करेगा, सिर्फ उसी का डेटा शो करेगा। अब यहाँ पे देखो नेम और एड्रेस जब दोनों मैच कर रहे हैं तब मेरे पास सिर्फ उसी का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। और ऐसी अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा या तो एड्रेस लुधियाना हो या जिसका भी नेम क्या है, ABC है, तो जिसका भी नेम ABC हो जाए और जो भी लुधियाना में रह रहा है उसका डेटा आ जाए। अब ABC वाला डेटा भी आ जाएगा प्लस हमारे पास यहाँ पे लुधियाना वाला डेटा भी आ जाएगा। तो ये और का काम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वेयर एड्रेस इज़ नॉट इक्वल टू लुधियाना, तो जिसका एड्रेस लुधियाना नहीं है मेरे को उसका डेटा चाहिए। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूज़ कर लिया हमने, तो अब जिसका एड्रेस लुधियाना नहीं है उसका पूरे का पूरा डेटा यहाँ पे शो कर जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि जिसके एड्रेस के बीच में लेट से ANR है, जिसके भी एड्रेस के बीच में वेयर एड्रेस, यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस लाइक, जिसके भी एड्रेस के बीच में क्या आ रहा है, A और N, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज AN और यहाँ पे परसेंटेज। आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, लेकिन बीच में जिसके भी एड्रेस में AN आ रहा है तो वो सारे का सारा डेटा शो कर दो, ठीक है। तो अब चंडीगढ़ के बीच में AN आ रहा है, जलंधर के बीच में AN आ रहा है, लुधियाना के बीच में AN आ रहा है, तो आप ऐसे भी डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अब यही सारी चीज़ें हम पाइथन के थ्रू करेंगे कि पाइथन में इन चीज़ों को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL डॉट कनेक्टर, देन MySQL डॉट कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले होस्ट जो कि आएगा लोकल होस्ट, उसके बाद यूज़र जो कि आएगा रूट, देन उसके बाद पासवर्ड जो कि ब्लैंक रहने वाला है, एंड डेटाबेस जो कि आईट्रॉनिक्स रहेगा। और कनेक्शन हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेंगे एक माई डेटाबेस नाम के वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, मतलब हमारा कनेक्शन यहाँ पे बन चुका है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी लगानी है वेयर कंडीशन के साथ। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं माई डेटाबेस डॉट कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेरी लिखनी है तो सबसे पहले कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे माई कर्सर, वेरिएबल के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो अभी पहले इतना रन करके देखते हैं ताकि जिससे हमारा पूरे का पूरा डेटा शो हो जाए। और इसके बाद हमें क्या करना है, डेटा को फेच करना है। डेटा फेच करने के लिए माई कर्सर डॉट फेच ऑल, तो जिससे पूरा डेटा फेच हो जाएगा। फेच करने के बाद हम डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर डेटा सेव कर लेंगे और यहाँ पे पूरा डेटा शो हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मेरे को उसका डेटा चाहिए जिसका एड्रेस जो है वो लुधियाना है, या कोई भी हम सिटी दे सकते हैं। सो वेयर एड्रेस इक्वल टू, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया जलंधर, तो जिसका एड्रेस जलंधर है सिर्फ उसी का डेटा यहाँ पे शो होगा। अब सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरे टेबल से अगर डेटा फेच करना चाहते हैं, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे क्या कर देंगे कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू, लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया लुधियाना। अब मेरे पास जिसका भी एड्रेस लुधियाना है उसका पूरे का पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जिसके भी एड्रेस के बीच में क्या आ रहा है,
ए और एन आ रहा है, जिसके भी एड्रेस के बीच में ए एन आ रहा है वो दे दो। आगे कुछ भी हो, पीछे कुछ भी हो, लेकिन बीच में अगर ए एन आ रहा है तो उसके लिए हम लाइक यूज़ करेंगे। सो वेयर एड्रेस लाइक परसेंटेज ए एन परसेंटेज। अब जिसके भी एड्रेस के बीच में ए और एन आ रहा होगा वो पूरा यहाँ पे शो कर देगा। जैसे जलंधर के बीच में आ रहा है, लुधियाना के बीच में आ रहा है, चंडीगढ़ के बीच में आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीपल और कंडीशंस लगा सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू लुधियाना, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एड्रेस इक्वल टू जलंधर। या तो एड्रेस लुधियाना हो जाए या एड्रेस जलंधर हो जाए, तो लुधियाने वाले भी हैं और जलंधर वाले भी हैं। एंड सिमिलरली ये तो हो गया। और ऐसे हम एंड कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे लुधियाना में अभी 2 हैं, तो जिसका एड्रेस लुधियाना हो एंड जिसका नेम लेट से प्रिया हो। अब जिसका नेम भी मैच कर रहा है और जिसका एड्रेस भी मैच कर रहा है, ये दोनों आ जाएंगे। या मैं लिख सकता हूँ वेयर एड्रेस इज़ नॉट इक्वल टू लुधियाना, जिसका एड्रेस लुधियाना नहीं है उसका पूरे का पूरा डेटा दे दो। तो ये एंड और नॉट और आप विद यहाँ पे लाइक स्टेटमेंट को यूज़ करके भी कुछ पर्टिकुलर यहाँ से डेटा को रीड कर सकते हो, ठीक है। सो ये मेथड है कि डेटा को कैसे रीड किया जा सकता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, जिसके थ्रू डेटाबेस को हैक किया जाता है। ये बहुत ही कॉमन टेक्निक है कि एसक्यूएल इंजेक्शन को यूज़ करके आप कोई भी वेब एप्लीकेशन को हैक कर सकते हो और पूरे का पूरा डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, इसी और कंडीशन को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेरी क्या लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने बोला जिसका स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू, तो जो भी आपने ईमेल आईडी पास की वो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू दिस, मैंने क्वेरी के साथ ही मैंने क्या किया, इस क्वेरी के साथ ही एक कंडीशन और लगा दी, वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू दिस और 1 इक्वल टू 1। अब या तो ईमेल आईडी मैच करे या कंडीशन क्या हो जाए, 1 इक्वल टू 1 हो जाए। अब 1 इक्वल टू 1 कंडीशन क्या हो जाएगी, हमेशा ट्रू रहेगी, क्योंकि और कंडीशन है ये वैलिडेट नहीं हो पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। इसी चीज़ को हम प्रिवेंट करेंगे। यहाँ पे जब हम यूज़र से डेटा इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि सिर्फ इतना ही डेटा उसको लेना है, आगे का डेटा नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे एस्केप करैक्टर्स को यहाँ पे हटा देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यूज़र से डेटा मेरे को लेना है, तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो कर्सर ले लिया हमने, सब कुछ कनेक्शन बना लिया, और उसके बाद जो क्वेरी है मान लो मैंने एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर रख दी, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। अभी मैं मैन्युअली खुद ही टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम परसेंटेज एस। तो एसक्यूएल के अंदर यहाँ पे क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू परसेंटेज एस। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं, सो इससे हमारा क्या होता है कि जो एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। अब वैल्यूज़ किसके अंदर हैं, वैल्यूज़ हैं हमारी, लेट से मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ कि जिसका भी एड्रेस लुधियाना है उसका डेटा आ जाए, और यहाँ पे हम कॉमा डाल देंगे एक और, ताकि जो नेक्स्ट का डेटा है वो यहाँ पे इंसर्ट ना कर पाए। यहीं पे हमने क्या कर दिया, एस्केप करैक्टर डाल के यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया इसको। अब क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एसक्यूएल कॉमा वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद जैसे ही रन करेंगे तो जिसका भी एड्रेस लुधियाना है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब ये चीज़ यहाँ पे आप वैल्यू जो है ये यूज़र से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम वेरिएबल पास कर देंगे, उसके बाद एक कॉमा खाली छोड़ देंगे। तो अब इससे क्या होगा कि जब भी यूज़र कोई ऐसे विद और कंडीशन लगाने की कोशिश करेगा तो उससे वो चीज़ यूज़ नहीं हो पाएगी, उससे हमारा डेटाबेस को वो हैक नहीं कर पाएगा। तो जब भी आपको इस तरह से यूज़र से जब आप इनपुट लेते हो तो आपको हमेशा इसी मेथड से लिखना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखनी, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखोगे ना तो उससे क्या होगा, वो आपकी डेटा को मैनिपुलेट कर देगा। अब जैसे आपने डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे आपने लिख दी, अब उसने क्या इनपुट दिया, उसने इनपुट दिया वेयर एड्रेस इक्वल टू लुधियाना और 1 इक्वल टू 1। अब उसने टाइप क्या किया, ये टाइप कर दिया। जब उसने ये टाइप कर दिया तब उसकी इस क्वेरी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी कि एड्रेस लुधियाना मैच करे या ना करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 इक्वल टू 1 जो है वो यहाँ पे मैच कर जाएगा, जिससे आपका डेटाबेस हैक हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन हैकिंग टेक्निक है जिसके थ्रू बहुत सारे डेटाबेस हैक होते हैं। तो ये हैकिंग का कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आप कैसे
इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको हमेशा यहाँ पे %s को यूज़ करना है जब भी आप डेटाबेस से डेटा इंसर्ट करते हो। डायरेक्ट यहाँ पे मत लिखना कि उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इससे हमारा डेटाबेस सिक्योर रहेगा और SQL इंजेक्शंस लोग इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये था कि ऐसे आप वेयर क्लोज को यूज़ करके डेटा को रीड कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट के सेशन में अब हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे, कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर पहली 5 रोज़ रीड करनी है। बहुत सारे ऐसे मेथड्स और भी आएंगे डेटाबेस में से डेटा रीड करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। सो आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो भी हम डेटा रीड कर रहे हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगेन डेटा रीड करना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद डेटा को सॉर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे mysql डॉट कनेक्टर, देन mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके अंदर होस्ट नेम डिफाइन करेंगे विच इज़ लोकल होस्ट, एंड यूज़र जो रहेगा दैट इज़ रूट, एंड उसके बाद जो पासवर्ड हम यूज़ करेंगे वो भी ब्लैंक रहने वाला है, एंड डेटाबेस जो हमने बनाया था दैट इज़ आइट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे कनेक्शन बना लेते हैं माई डेटाबेस के अंदर। अगर कोई एरर नहीं आ रहा दैट मीन्स हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब उसके बाद मेरे को डेटा रीड करना है। रीड करने के लिए अगेन पहले माई डेटाबेस डॉट कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है सबसे पहले हमें कर्सर को लेना पड़ेगा। तो इसको मैंने माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब माई कर्सर के थ्रू हम एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन को लिखेंगे, इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो कस्टमर्स का पूरा डेटा उठाते हैं, एंड उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे यहाँ पे माई कर्सर डॉट फेच ऑल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, पूरा डेटा फेच हो जाए। उसके बाद जो भी डेटा आएगा उसको हम डेटा नाम के वेरिएबल में रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे डेटा को। तो ये हमने नॉर्मली जब डेटा रीड किया था तब हमने यहाँ पे चेक कर लिया था। ओके, अभी बहुत सारा डेटा आ रहा है, एंड इसको भी अगर मैं फॉर लूप लगा के प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर आई इन डेटा। तो आई में क्या हो जाएगा, एक एक करके पूरा डेटा ऐसे शो हो जाएगा। तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने कस्टमर्स का डेटा उठाया सारे का सारा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो सॉर्ट हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग मेरा डेटा सॉर्ट हो जाए। अब डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है। अब यहाँ पे देखो नेम ABC, फिर ABC, फिर अमन, फिर DEF, करण, प्रिया, रवि, XYZ। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है उसने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब यही डेटा मेरे को चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं एंड इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ऑर्डर बाय नेम के बाद आपको एक चीज़ ऐड करनी है दैट इज़ DESC, ऑर्डर बाय नेम DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब वही डेटा मेरा सॉर्ट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले XYZ आ रहा है, फिर रवि, प्रिया, करण, DEF, अमन, ABC, राइट। सो आप किसी भी अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। आपको नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, या आपको जो एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ तो एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब वही अगर एड्रेस के अकॉर्डिंग डेटा मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाय एड्रेस। तो यहाँ पे असेंडिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो सीधा लिखेंगे यहाँ पे पहले चंडीगढ़ आ रहा है, फिर दिल्ली आ रहा है, फिर डबलिन आ रहा है, जलंधर, लुधियाना, ओटावा। सो ये है मेथड कि आप कैसे डेटा को फर्दर सॉर्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा के उसके बाद भी डेटा सॉर्ट कर सकते हो। अब जैसे मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस इक्वल टू लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, जिसका एड्रेस दिल्ली है उसी का डेटा शो हो। उसमें भी जो डेटा शो हो रहा है उसमें जो नेम आ रहे हैं आप उसको भी सॉर्ट कर दो लेट से डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके नेम। तो लेकिन दिल्ली में सेम कॉमन डेटा है तो मैं यहाँ पे लुधियाना लिख देता हूँ। अब लुधियाना में जो नेम आएंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। अब यही मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो यहाँ पे नेम जो डिसेंडिंग हमने लिखा वो हटा देंगे। अब जो डेटा शो हो रहा है लुधियाना का उसमें से जो नेम आ रहे हैं वो मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में शो कर रहा है। तो डेटा को हमने सॉर्ट कर लिया। तो ऐसी आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो। सो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो ये था कि कैसे हम एक टेबल में से डेटा को फेच करेंगे, फेच करने के बाद उस डेटा को सॉर्ट कैसे करेंगे। सो इसके नेक्स्ट के सेशन में हम देखेंगे कि अगर मेरे को कोई डेटा
डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि माई एसक्यूएल के अंदर डेटा को डिलीट कैसे किया जाता है। जैसे आपने अपना अकाउंट बना लिया, अब चाहते हो कि मेरे को अपना अकाउंट डिलीट करना है, तो वो एंट्री डेटाबेस में से कैसे डिलीट होती है, या आपको कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है आपके सिस्टम में से अपने डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए हम डिलीट की क्वेरी यूज़ करेंगे। तो पहले डायरेक्ट हम डिलीट करके देखेंगे। सो हमारे पास डेटाबेस था आइट्रॉनिक्स, उसके अंदर 2 टेबल बनाए थे हमने, कस्टमर्स और स्टूडेंट्स। तो इसमें से मैं डेटा डिलीट करना चाहता हूँ जिसका नेम रवि है, उसका डेटा डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम एसक्यूएल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, कहाँ से, स्टूडेंट से, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू रवि। तो जिसका नेम रवि है उसका डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे और कहता है आप सच में डेटा डिलीट करना चाहते हो, येस। और यहाँ भी आप देखोगे 1 रो डिलीटेड लिखा आ चुका है। अभी स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से रवि जो है वो डिलीट हो चुका है। अब यही चीज़ हमें पाइथन के थ्रू करनी है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, और उसके बाद माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया है उसके अंदर कनेक्ट नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर हम बताएंगे कि होस्ट जो है दैट इज़ लोकल होस्ट, और जो यूज़र नेम रहेगा वो डिफ़ॉल्ट रूट रहने वाला है, और जो पासवर्ड होता है वो डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होता है। और यहाँ पे डेटाबेस बताना पड़ेगा। तो डेटाबेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आइट्रॉनिक्स यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका कनेक्शन बना लेते हैं माई डेटाबेस नाम के वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, इसका डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हमारी बन चुकी है। अब हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो यहाँ पे मुझे माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे एक कर्सर लेना पड़ेगा। सो उसके लिए माई डी डॉट कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो हमें एक कर्सर चाहिए। और उसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मेरे को डायरेक्ट क्वेरी लिखनी है, तो क्वेरी लिखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम जिस भी डेटाबेस से आप डिलीट करना चाहते हो। लेट से मैं कस्टमर से डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जिसका नाम लेट से DEF है वो डिलीट हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये भी डिलीट कर देगा, ये भी डिलीट कर देगा, जहाँ जहाँ पे भी DEF आएगा दोनों डिलीट हो जाएंगे। फिर अगर आप चाहते हो जिसकी ID 6 हो और जिसका नेम DEF हो, सिर्फ वो डिलीट हो, तब सिर्फ ये वाला डिलीट होगा। तो हम एंड भी लगा सकते हैं। तो अभी सिंपल रखते हैं। सो डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर्स वेयर नेम इक्वल टू DEF। तो यहाँ बाहर डबल कोट्स कर देते हैं क्योंकि अंदर हमने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं। सो जिसका भी नेम यहाँ पे क्या है DEF है वो डिलीट हो जाए। अब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अब डेटाबेस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमिट नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जैसे ही कमिट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ से हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा, सेव हो जाएगा डिलीट होने के बाद। अब जैसे ही कस्टमर्स पे दोबारा क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे ID नंबर 6 हट गई, ID नंबर 9 हट गई, जहाँ पे DEF अवेलेबल था। तो ये था मेथड कि आप कैसे डिलीट कर सकते हो। और इसमें अगर आपको SQL इंजेक्शंस को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस क्वेरी को मैं दूसरे वे में भी लिख सकता था। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल SQL एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर ये मैं क्वेरी लिख देता हूँ। लेट से ये क्वेरी मैंने यहाँ से हटाई और यहाँ पे लिख दी और डायरेक्ट यहाँ पे SQL पास कर दिया, वेयर नेम इक्वल टू DEF। या मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लगा दूँ, जैसे 1 इक्वल टू 1 है, या कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू हो जाएगी ना, तो जिससे डेटा डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये SQL इंजेक्शंस होते हैं, हैकिंग में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। हम इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, अब उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दी और यहाँ पे SQL ये लिख दिया। अभी DEF की जगह मैं यहाँ पे XYZ लिख देता हूँ, उसको भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं XYZ। जैसे इसको मैंने रन किया, आप देखोगे कि XYZ भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो 2-3 बार था यहाँ पे, तो वो भी हमारे पास यहाँ से डिलीट हो चुका है। चलिए अब इसी चीज़ को कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि वेयर नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा परसेंटेजेस। मैं यहाँ पे नहीं पास करूँगा, इसके लिए मैं अलग से एक वैल्यू ले लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कि जो वैल्यू है वो कौन सी है, दैट इज़
जिसका नेम ABC है, अभी ABC वाले को भी डिलीट करते हैं, तो जिसका नेम ABC है और यहाँ पे एक कॉमा हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू जब भी आती है साथ में हमें कॉमा डालना पड़ेगा, और जिससे हमारा जो SQL इंजेक्शंस हैं वो यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब जैसे इसको मैंने रन किया, यहाँ पे देखोगे कि जो ABC वाला है वो भी डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। सो जब भी आपको क्वेरी लगानी है, आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिखोगे, हमेशा अलग वेरिएबल में पास करोगे, जिससे हमारे SQL इंजेक्शन जो हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या करता है, वो इसको एक ही एज अ स्ट्रिंग में लेके चलता है। उसमें क्या होता है कि हम खुद से इसकी जो सिंटेक्स होता है उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं, तो हमें वो टर्मिनेट नहीं करना है। और हमें जब वेरिएबल में लिखेंगे वो पूरे सिंटेक्स को एज अ स्ट्रिंग लेके चलेगा 1 = 1। अब वो क्या समझ रहा है कि नेम ये है, नेम ये है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको जो सिंगल कोट्स लगा के उसकी क्वेरी को बंद कर देते हैं कि नेम यहाँ है, इसके बाद और कंडीशन एक और आ रही है। ठीक है, वहाँ पे कैसा होता है कि नेम यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद और कंडीशन एक और आ जाती है, तो जहाँ से 2 कंडीशन एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, तो जब भी करेंगे हम इसी मेथड से लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर SQL इंजेक्शंस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज अ वेब डेवलपर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमेशा आपको डेटा वेरिएबल्स में लेके चलना है। आपकी वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर पाएगा, डेटाबेस को कोई हैक नहीं कर पाएगा, मतलब SQL इंजेक्शंस नहीं लग पाएंगे। और भी बहुत सारी हैकिंग टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू डेटाबेस हैक किए जाते हैं। सो ये था पाइथन के अंदर कैसे आप डेटा को डिलीट कर सकते हो। अब नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे कैसे अपडेट कर सकते हैं या और भी कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं उनको देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप MySQL डेटाबेस के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हो। जैसे कि आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप पासवर्ड को अपना अपडेट करते हो, तो वो कैसे क्वेरीज पीछे बैकएंड पे एग्जीक्यूट होती है, आज हम वो चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। तो खोलते हैं, पहले डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, फिर पाइथन के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब लेट से मेरा यहाँ पे नेम गलत है, यहाँ पे करण की जगह करना लिखा हुआ है, तो मुझे अपना ये नेम चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SQL के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपडेट। किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट को, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है। उसमें से क्या अपडेट करना है, सेट कर दो नेम को। नेम क्या सेट करना है, नेम सेट कर दो करण, वेयर नेम इक्वल टू करना। तो जहाँ पे भी नेम करना लिखा हुआ है उसका जो नेम है वो सेट कर दो करण। अब इसको हम यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1 रो इफेक्टेड आ गया, तो मेरा जो नेम है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो इसी तरह से हम कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। तो जब पासवर्ड अपडेट करना होता है तब क्वेरी क्या लगती है, अपडेट जो भी टेबल होगा, लेट्स से यूज़र नाम का टेबल है, अपडेट यूज़र सेट पासवर्ड इक्वल टू जो भी आपने न्यू पासवर्ड रखा है, वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू दिस, जिसकी ईमेल आईडी ये है उसका पासवर्ड ये सेट कर दो। तो वहाँ पे ये कंडीशन लगेगी। ठीक है, सो अब इसी चीज़ को पाइथन के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा MySQL डॉट कनेक्टर को, एंड देन MySQL डॉट कनेक्टर के बाद कनेक्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर होस्ट मेंशन करेंगे, दैट इज़ लोकल होस्ट, एंड यूज़र जो है वो हम मेंशन करेंगे, दैट इज़ रूट जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है XAMPP के केस में, एंड जो पासवर्ड है वो ब्लैंक रहता है, उसमें आपको कुछ मेंशन नहीं करना है, एंड जिस डेटाबेस के अंदर हम काम कर रहे हैं सो दैट इज़ आइट्रॉनिक्स। तो होप ये चीज़ें आपको अब तक रट चुकी होंगी। सो इसका जो कनेक्शन है वो हम एक माई डेटाबेस नाम के वेरिएबल के अंदर एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब डेटाबेस हमारा कनेक्शन बन चुका है। अब हमें कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो mydb डॉट कर्सर, इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स से माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब माई कर्सर के थ्रू कुछ भी हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसके अंदर अब यहाँ पे हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ अपडेट। अब किसी दूसरे उसमें अपडेट करते हैं, कस्टमर्स में चलते हैं। सो कस्टमर के अंदर लेट से मुझे अपना एड्रेस अपडेट करना है। सो मुझे अपना एड्रेस जलंधर की जगह यहाँ पे लेट से मेरे को जो एड्रेस है वो मुझे यहाँ पे लिखना है दिल्ली। ठीक है, सो यहाँ पे चलेंगे, क्वेरी लिखेंगे अपडेट किसको करना है, कस्टमर्स को, कस्टमर्स नाम के टेबल को अपडेट करना है। सेट क्या सेट करना है, सेट यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, एड्रेस, सेट
एड्रेस इक्वल टू अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आप वेरिएबल्स में पास करके लिखोगे, सेट एड्रेस इक्वल टू दिल्ली वेयर नेम इक्वल टू करण। तो जहाँ पे नेम करण है उसका एड्रेस चेंज कर दो और क्या कर दो, दिल्ली। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगी। अब डेटाबेस में सेव भी करना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, माई डी डॉट कमिट नाम के फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, चेक किया तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो चेंज होके क्या हो गया, दिल्ली। तो ऐसे में मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया पासवर्ड अपडेट करना है तो अपडेट टेबल का नेम, लेट्स से कस्टमर्स सेट पासवर्ड इक्वल टू न्यू पासवर्ड वेयर ईमेल आईडी इक्वल टू दिस। तो बहुत सिंपल है। अब अगर मैं ये लगा के चल रहा हूँ ना तो इससे क्या होगा, जिसका नेम भी करण होगा तो सभी का जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो ईमेल आईडी यूनिक होती है, ठीक है, तो उसमें डुप्लीकेट चांसेस नहीं होंगे। तो हमेशा ईमेल आईडी कोई ऐसी यूनिक चीज़ हो जो कि बाकी टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो, नहीं तो पूरा डेटाबेस को हिला देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके साथ मैं यहाँ पे आईडी लिख सकता था, या जिसका नेम करना है और जिसका एड्रेस जलंधर है उसका एड्रेस आप चेंज कर सकते हो दिल्ली। ठीक है, तो ये मेथड यूज़ किए जा सकते हैं डेटाबेस के अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स अपडेट अगर करने हो तो ये मेथड है। सो नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे लिमिट को, कि कैसे आप जैसे हमने 1000 ऑफ रोज़ रीड किए हैं उसमें से मेरे को सिर्फ पहली 5 रीड करनी है, कुछ इस तरह से देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि पूरे डेटा में इसमें से मेरे को लेट से फर्स्ट 5 रोज़ रीड करनी है या लास्ट की 5 रोज़ रीड करनी है, या डेटा को सॉर्ट करने के बाद उसमें से मेरे को कुछ डेटा रीड करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिमिट क्वेरी को यूज़ करेंगे। तो पहले डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। सो लेट से मेरे पास कस्टमर्स के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा है, उनका एड्रेस है। तो इसमें से मेरे को पहले 3 रिकॉर्ड्स लेट से रीड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अगर हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं तो इससे क्या होगा, पूरे का पूरा डेटा शो हो जाएगा। जैसे हमने सिलेक्ट की क्वेरी लगाई थी, ये पूरा डेटा शो हो गया। और इसमें मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट 5, कि मेरे को सिर्फ पहले 5 रिकॉर्ड्स ही चाहिए। तो लिमिट 5 से क्या होगा, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो आपको शो कर देगा। अगर मेरे को फर्स्ट 3 चाहिए तो पहले 3 आ जाएंगे यहाँ पे, पहले 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो कर देगा। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे नेम को सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाय नेम, या लेट्स से अगर असेंडिंग में रखना तो सिर्फ ऑर्डर बाय नेम रखेंगे। तो ये सारे जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट चुके हैं। इसमें से पहले 3 नेम चाहिए, तो अमन, कपिल एंड करण आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे फिर लिमिट कितनी, 3। अब यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास पहले 3 नेम आ जाएंगे, अमन, कपिल एंड करण, जिनका नेम हमने सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। सो अगर सिर्फ लिमिट 3 रखेंगे तो जो भी सीक्वेंस में जैसे भी डेटा स्टोर हुआ है तो उसी सीक्वेंस में वो शो कर देगा, जिसमें करण, अमन, प्रिया, जिस सीक्वेंस में हमने डेटा स्टोर किया है उसी सीक्वेंस में ये शो करेगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पहले 3 रिकॉर्ड्स तो चाहिए लेकिन 4th रो के बाद के। तो यहाँ पे उसके लिए हम लिखेंगे ऑफसेट, यहाँ पे डाल देंगे 4th रो के बाद जो अगले 3 रिकॉर्ड्स हैं मेरे को वो चाहिए। तो पहली 4 रो स्किप कर देगा, उसके बाद के जो 3 रिकॉर्ड्स हैं कपिल, प्रकाश एंड प्रियंका, वो उसने यहाँ पे मेरे को शो कर दिए। तो ये एक मेथड है जहाँ से आप डेटा को लिमिट करके रीड कर सकते हो। अब ये था डायरेक्ट। अब इसी चीज़ को पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि पाइथन के थ्रू हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके लिए अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा mysql डॉट कनेक्टर, देन mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन है। इसके अंदर होस्ट मेंशन करेंगे विच इज़ लोकल होस्ट, एंड यूज़र मेंशन करेंगे जो कि रहेगा रूट, एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे जो कि रहेगा ब्लैंक, और डेटाबेस, जिस डेटाबेस के अंदर हम काम कर रहे हैं दैट इज़ आईट्रॉनिक्स। और यहाँ पे इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो लेट्स से माई डेटाबेस नाम के अंदर मैंने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्सर नाम की क्वेरी को यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। सो माई डी डॉट कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर। सो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट
यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3 या 4, लिमिट 4 कर देते हैं। पहले 4 रिकॉर्ड्स हमें फेच करने हैं और अब डेटा फेच करने के लिए हमें फेच ऑल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ आप लिखेंगे माई कर्सर डॉट फेच ऑल और ये डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और उस डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो उसने पहले 4 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे शो कर दिए। तो ये एक मेथड था जहाँ से हमने पहले 4 रिकॉर्ड्स फेच किए। अब मेरे को पहले 4 रिकॉर्ड्स तो फेच करने हैं लेकिन पहली 2 रोज़ छोड़ के, तो उसके लिए हम आगे क्या कर देंगे ऑफसेट 2 कि पहली 2 रोज़ छोड़ दो, उसके बाद अगले 4 दे दो। तो यहाँ पे देखो करण एंड अमन उसने छोड़ दिया, उसके बाद प्रिया रवि ये दोनों एज इट इज़ आ गए, उसके अगले जो 2 कपिल और प्रकाश थे वो यहाँ पे उसने शो कर दिए। तो ये था मेथड जिसके थ्रू हम डेटा को फेच कर सकते हैं और उसमें से भी पर्टिकुलर जैसे आपको निकालना है टॉप 5 या लास्ट के टॉप 5, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, राइट। सो ये था MySQL के अंदर कैसे लिमिट को यूज़ करके हम डेटा को फेच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट के सेशन में हम देखेंगे कि SQL के अंदर ज्वाइन कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप 2 डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू। वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि MySQL के अंदर जॉइन स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। जॉइन स्टेटमेंट बेसिकली यूज़ होती है जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा टेबल हैं, उनको आप आपस में ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे 2 एक्सेल का डेटा है, आप उन 2 एक्सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल एक्सेल के अंदर लेके आना चाहते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम 2 टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने के यहाँ पर हमारे पास 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है, जैसे 2 टेबल है हमारे पास, 2 एक्सेल का डेटा है, उसमें से जो डेटा कॉमन है, राइट, सिर्फ वही आए। तो मैं कहता हूँ कि जो नेम्स कॉमन आ रहे हैं दोनों में, जैसे टेबल 1 के अंदर 50 बच्चे हैं, टेबल 2 के अंदर भी 50 बच्चे हैं, लेकिन उसमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जो टेबल 1 के अंदर भी हैं और टेबल 2 के अंदर भी हैं, तो जो कॉमन है सिर्फ वही आएगा। तो उसमें से सिर्फ 30 बच्चे जो कॉमन है वो आ जाएंगे। ऐसी लेफ्ट ज्वाइन की बात करेंगे तो जो कॉमन डेटा है वो और जो पहले टेबल का पूरा डेटा आ जाएगा, प्लस जो कॉमन है जो दूसरे टेबल में भी अवेलेबल है वो डेटा आएगा। ऐसी राइट ज्वाइन के अंदर क्या होगा, जो डेटा हमारे पास राइट के अंदर जो डेटा अवेलेबल है वो और जो डेटा कॉमन है वो। लास्ट आता है क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं इसको, आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, फुल ज्वाइन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा कॉमन है वो प्लस जो दोनों टेबल के अंदर डेटा है वो भी, तो इसमें पूरे का पूरा डेटा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ज्वाइन करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है, जैसे आइट्रॉनिक्स डेटाबेस के अंदर एक कस्टमर नाम का मेरे पास टेबल बना हुआ है। इस टेबल के अंदर मेरे पास ID 1 2 3 4, जिसमें नेम करण अमन प्रिया एंड रवि, दे बिलोंग्स टू दिल्ली लुधियाना एंड चंडीगढ़। ऐसे उसके बाद मैंने कुछ अलग आईडीज़ ले ली 11 12 13 14 पे, जैसे कपिल प्रकाश प्रियंका एंड शिवानी, दे बिलोंग्स टू गोवा शिमला पालमपुर एंड आगरा। तो यहाँ पे मेरे पास 8 पर्सन्स का डेटा है, 8 कस्टमर्स का डेटा है विद डिफरेंट आईडी। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाऊंगा और टेबल बनाने से पहले मेरे को पहले डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी हम करेंगे इंपोर्ट MySQL कनेक्टर। उसके बाद MySQL कनेक्टर के अंदर कनेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम बताते हैं होस्ट, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, लोकल होस्ट। इसी सिस्टम के अंदर मेरा डेटाबेस स्टोर है। यूज़र नेम XAMPP के केस में रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक होता है और डेटाबेस आपको बताना पड़ेगा किस डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो। तो जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, तो दैट मीन्स मेरी कनेक्टिविटी हो चुकी है, क्योंकि मैंने XAMPP के अंदर दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑन करके रखी हैं। तो आपको भी ऑन कर लेनी है यहाँ पे अपाचे एंड MySQL को। चलो अब इसके बाद हमें एक टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए मैं एक टेबल बनाऊँगा। टेबल का नेम मैंने रखा है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना रहा हूँ, एक ID इंटीजर के अंदर और प्रोडक्ट नेम varchar, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट के डिफरेंट नेम पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने कर्सर ले लिया, उसके बाद टेबल बनाने के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट की, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम ID इंटीजर, प्रोडक्ट नेम varchar। उसके बाद डेटा इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लगा रहा हूँ इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट ID और प्रोडक्ट नेम, ये 2 चीज़ें हमें इंसर्ट करनी है। वैल्यूज़ जो भी आएंगी वो स्ट्रिंग के अंदर आएंगी और वैल्यू जो मैंने लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर ले ली, मल्टीपल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ले ली। ID नंबर 1 आईफोन, ID नंबर 2 चार्जर, ID नंबर 3 डेटा केबल, 14 पे लैपटॉप, 15 पे पेन ड्राइव। अब ID नंबर मैंने कौन सी ली है, 1 2 3 14 एंड 15। इधर ID नंबर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 11 12 13 14। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी ID और इसकी ID जहाँ पे जो मैच करेगी वो डेटा आ जाए। अब 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें भी है। अब उसके बाद कौन सी है, 14 15, 14 है 15 नहीं है, तो 4 चीज़ें कॉमन है, 1 2 3 और 14। तो सिर्फ ये 4 का डेटा आ जाएगा अगर मैं इनर ज्वाइन लगाऊंगा। तो पहले टेबल बनाते हैं, इसको रन करते हैं। कोई एरर नहीं आया, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं
रिफ़्रेश करते हैं एंड यहाँ पे मेरे पास टेबल जो है वो आ चुका है, प्रोडक्ट नाम का टेबल, जिसमें आईडी है और मेरे पास प्रोडक्ट नेम है। अब इनका कॉमन डेटा कैसे आएगा उसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जॉइन लगाएंगे, इनर जॉइन। इनर जॉइन जो होता है वो आपका डिफ़ॉल्ट जॉइन होता है। अगर आप इनर नहीं भी मेंशन करोगे तब भी ये जो जॉइन आपका लगेगा वो इनर जॉइन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कनेक्टिविटी हमारी बन चुकी है, हमें एक कर्सर लेना पड़ेगा। तो माई कर्सर इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे माई डी बी डॉट कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कर्सर आ जाएगा। उसके बाद क्वेरी आपको क्या एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं यहाँ पे अलग से वेरिएबल में भी मेंशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। तो हमारा जो टेबल है वो कौन सा है, यहाँ पे कस्टमर्स, और दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट। तो कस्टमर्स का पूरा डेटा चाहिए और कस्टमर्स के टेबल को आप ज्वाइन कर दो किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। कस्टमर्स के टेबल को ज्वाइन कर दो प्रोडक्ट के साथ, लेकिन किस बेसिस पे, जहाँ पे कस्टमर की आईडी मैच करे मेरी प्रोडक्ट की आईडी के साथ। इधर भी आईडी वाला कॉलम है मेरे पास, इधर भी आईडी वाला कॉलम है, जहाँ जहाँ पे इनकी आईडी मैच कर रही है उसको आप शो कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन किसके बेसिस पे, कस्टमर्स डॉट आईडी, कस्टमर्स की आईडी जहाँ पे इक्वल है प्रोडक्ट की आईडी के साथ, तो उसका डेटा मुझे क्या कर दो, शो कर दो। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट के अंदर यहाँ पे एसक्यूएल को पास कर देंगे, डायरेक्ट भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं क्योंकि हमने अलग से वेरिएबल तो लिए नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे माई कर्सर डॉट फेच ऑल, तो पूरा डेटा फेच करेंगे। फेच करने के बाद यहाँ पे डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे डेटा को। तो रन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ टपल्स के अंदर मेरे पास जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो चुका है। और इसके अलावा अगर आप इसको आइट्रेट भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फॉर आई इन डेटा या फॉर रो इन डेटा लिख लो आप। तो यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे तो एक एक करके हमारे पास पूरे रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो देखो जो डेटा कॉमन है, जैसे आईडी नंबर 1 इधर भी थी इधर भी थी, तो करंट जो दिल्ली से था उसके पास आईफोन है, अमन जो लुधियाना से उसके पास चार्जर है, प्रिया फ्रॉम लुधियाना शी हैज़ अ डेटा केबल, शिवानी फ्रॉम आरगा शी हैज़ अ लैपटॉप। तो हमारे पास कस्टमर आ गया, उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट बाई किया है वो यहाँ पे शो हो गया, दोनों की आईडी मैच कर गई। तो इस तरह से हम दो टेबल्स के डेटा को ज्वाइन करते हैं। और अगर इसमें से मेरे को कोई पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, मेरे को सिर्फ नेम चाहिए और इधर से मेरे को सिटी चाहिए और इधर से मेरे को चार्जर चाहिए या ये जो प्रोडक्ट चाहिए या सिर्फ नेम और प्रोडक्ट चाहिए, हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो क्वेरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टार से तो पूरा आ जाएगा, तो आप मेंशन कर सकते हो सिलेक्ट में यहाँ पे कि कस्टमर से मेरे को क्या चाहिए, कस्टमर से मेरे को आईडी चाहिए। अब इसको रन करेंगे तो देखो आपके पास सिर्फ आईडी आ रही है। और आपको क्या चाहिए, और मुझे चाहिए कस्टमर से नेम भी चाहिए, कस्टमर से नेम भी चाहिए, तो कस्टमर से नेम भी आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए, और मुझे प्रोडक्ट वाले जो टेबल है उसमें से प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो प्रोडक्ट वाले टेबल से आप प्रोडक्ट नेम भी दे दो। तो अब मेरे पास आईडी भी है, उसके बाद मेरे पास नेम भी है और उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट नेम भी है। तो आप इस तरह से बता भी सकते हो कि किस कॉलम में से आपको क्या क्या डेटा चाहिए। स्टार लगाओगे तो पहले के भी सारे कॉलम आ जाएंगे, दूसरे के भी सारे कॉलम आ जाएंगे। अब ये चीज़ मैंने बताया, जो डिफ़ॉल्ट ज्वाइन होता है वो इनर ज्वाइन होता है। तो इनर ज्वाइन के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सा ज्वाइन लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ज्वाइन जहाँ पे हमने लिखा है उसके साथ लिख देंगे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनर ज्वाइन होता है, मेंशन कर भी दोगे तब भी आपका जो ज्वाइन रहेगा वो इनर ज्वाइन ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो ज्वाइन होता है वो हमारे पास होता है लेफ़्ट ज्वाइन। तो लेफ़्ट ज्वाइन में आपको बस यहाँ पे लिखना है लेफ़्ट। अब लेफ़्ट ज्वाइन में क्या होता है, जो डेटा कॉमन है वो, और जो लेफ़्ट पे कौन सा मेरे पास कस्टमर्स और राइट पे मेरे पास कौन सा है प्रोडक्ट। तो लेफ़्ट वाले का पूरा डेटा आ जाएगा, मतलब कस्टमर्स वाला पूरा डेटा आ जाएगा, इसमें जितना भी डेटा है वो सारा आ जाएगा। और दूसरे टेबल के अंदर जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है 1 2 3 एंड उसके बाद 14 नंबर, तो ये डेटा आ जाएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। अब लेकिन जहाँ पे बचेगा क्या, 14 11 12 और 13, अब इसमें तो प्रोडक्ट है ही नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या शो कर देगा, नन, कि उसके पास उसका डेटा नहीं है, लेकिन वो शो सारा कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो सारा डेटा शो हो गया लेकिन वो डेटा नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे नन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर आई इन डेटा कर देता हूँ
ताकि एक एक लाइन के अंदर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं आई को प्रिंट करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि 1 2 3 14 का तो डेटा आ गया, लेकिन 4 11 12 13 का राइट साइड के अंदर कोई डेटा नहीं था, तो उसने उसको क्या कर दिया, नन। तो लेफ्ट का पूरा डेटा आ रहा है, जो कॉमन है वो आ रहा है, और जो कॉमन नहीं है उसकी जगह क्या कर देगा, नन। अब यही चीज़ जब हम राइट ज्वाइन लगाएंगे, तो राइट ज्वाइन में क्या होगा कि राइट का पूरा डेटा आ जाएगा। अब राइट में मेरे पास क्या पड़ा है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट वाले का पूरा डेटा आ जाएगा, प्लस जो कॉमन है वो आ जाएगा। अब प्रोडक्ट वाले टेबल पे चलते हैं। अब इसके अंदर मेरे पास 1 2 3 14 15, अब 15 नहीं है उधर, तो 15 वाला नन हो जाएगा। बाकी सारा डेटा जो राइट साइड के अंदर अवेलेबल है वो शो कर देगा। अब इसको रन किया, अब यहाँ पे देखो 15 वाले पे नन आ रहा है, बाकी पूरे का पूरा डेटा उसने शो कर दिया। इसको भी लाइन वाइज प्रिंट कर लेते हैं फॉर आई इन डेटा। तो एक एक करके आई के अंदर पूरा डेटा यहाँ पे शो कर देगा। तो 15 वाले में आईडी नहीं थी, नेम नहीं था, उसकी सिटी नहीं थी, बाकी डेटा हमारे पास अवेलेबल था, तो वो यहाँ पे शो हो गया। तो ये होता है लेफ़्ट जॉइन और राइट जॉइन। तो अब अगर मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है तो उसको आउटर जॉइन फुल जॉइन बोल देते हैं, लेकिन हमारे पास इसके अंदर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि आप फुल जॉइन, कोई ऐसा यहाँ पे फुल लिखें और जॉइन लग जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो डेटा आ रहा है राइट जॉइन का और इधर जो हमारे पास लेफ़्ट जॉइन आ रहा है, इन दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन। यूनियन क्या होता है, जो इन दोनों को मर्ज कर देगा, कंबाइन कर देगा। तो वो यूनियन कैसे लगेगा, अब उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यूनियन लगाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, या लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इसको भी हटा देते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स को मैंने नाम दे दिया एज लेट्स से T1, एंड इसको हमें क्या करना है, पहले वाले को लेफ़्ट जॉइन लगाना है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में मेंशन कर देता हूँ, लेफ़्ट जॉइन लगा रहा हूँ, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हो। और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एज T1, लेफ़्ट जॉइन लगाना है किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट को मैंने नाम दे दिया एज T2, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि मेरे को जहाँ पे मैंने ये लिख रहा था ना customers.id product.id, अब कस्टमर्स की जगह मैं लिख सकता हूँ T1, प्रोडक्ट की जगह लिख सकता हूँ T2। तो इससे इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए, सो एज कस्टमर्स को हमने नेम दे दिया एज T1, लेफ्ट ज्वाइन कर दिया प्रोडक्ट के साथ जिसको नाम दे दिया एज T2, ठीक है। अब किसके बेसिस पे ज्वाइन लगाना है, ऑन T1 मतलब कस्टमर्स की आईडी जहाँ पे इक्वल हो जाएगी प्रोडक्ट की आईडी के साथ। तो प्रोडक्ट मेरा T2 के अंदर है, कस्टमर मेरा T1 के अंदर है। अभी अगर सिर्फ इतना रन करेंगे तो यहाँ पे देखो लेफ्ट वाला पूरा डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, इसके बाद आप, ताकि आप अपना डेटा नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूनियन, इसको क्या करना है, हमने यूनियन करना है, और यूनियन के अंदर फिर से लिखेंगे यही पूरा डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यूनियन करेंगे, और यहाँ पे लेफ़्ट की जगह क्या कर देंगे, राइट ज्वाइन कर देंगे। तो लेफ़्ट वाले का डेटा जो आ रहा है, राइट वाले का डेटा जो आ रहा है, उसको हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। मतलब इसमें भी अगर मैं स्लैश लगा के दिखाऊँ तो आपको क्लियरली हो जाएगा कि जो फर्स्ट वाले का डेटा है उसको हमने यूनियन कर दिया सेकंड वाले के डेटा के साथ, और फर्स्ट वाले का डेटा सेकंड वाला यूनियन इसके साथ। तो एक लेफ़्ट ज्वाइन एक राइट ज्वाइन, इसको जब रन करेंगे अब इसमें क्या होगा, दोनों का डेटा आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन डेटा। आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्लैश लगा दिया ताकि वो एरर ना दे कि आपने डबल कोट्स लगाए, आप नेक्स्ट लाइन में कैसे जा रहे हो। तो स्लैश लगा के आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, अदरवाइज़ इसको आप एक लाइन में भी लिख सो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समझाने के लिए आपको क्लियरली विजिबल हो जाए तब मैंने अलग अलग लाइन में लिया। अब यहाँ पे जो डेटा कॉमन था वो, और पहले वाले लेफ़्ट के टेबल में जो डेटा था वो, और उसके बाद राइट के टेबल में जो डेटा अवेलेबल था वो, जो नहीं था उसकी जगह नन यहाँ पे उसने शो कर दिया। तो ये था MySQL के अंदर ज्वाइन स्टेटमेंट की कैसे आप दो डिफरेंट टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा MySQL का जो कंप्लीट कोर्स था वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, और हमने पाइथन के अंदर देख लिया कि कैसे आप MySQL स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हम चलेंगे डेटा साइंस के ऊपर, जहाँ पे हम जाएंगे डेटा को क्लीन कैसे करते हैं, डेटा एनालिसिस कैसे होती है, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे होती है। तो इन सारी टेक्निक्स को हम अपने नेक्स्ट के सेशन में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।